ऑल राइट, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे से सी एम में फाउंडेशन पढ़ चुके हैं? ओके, अराउंड 40-50%। फाइन। तो आज हमारी ऐसे फर्स्ट क्लास है सी एम में इंटरमीडिएट के लिए, ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एज यू ऑल नो, अभी तक हम लोगों ने फाउंडेशन में जब स्टडी करी वहाँ पर कोई ग्रुप वाइज सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अगर हम इंटर की बात करें, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट विच इज नोन एज ग्रुप नंबर 1 एंड सेकेंड इज विच इज नोन एज ग्रुप नंबर 2। ओके, अगर हम लोग मार्किंग की बात करें, पासिंग परसेंटेज की बात करें, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं है और वो आपके सारे लेवल्स पे सेम ही रहता है। आपको 40% पासिंग चाहिए इन ईच सब्जेक्ट एंड आपको एवरेजली कितना परसेंट चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए। मतलब आप 40 से नीचे किसी भी पेपर में जा ही नहीं सकते, लेकिन जो आपका टोटल बनेगा इट शुड रिफ्लेक्ट 50% मार्किंग। आपके 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। तो उसमें हमारे पास जो एक पेपर है ग्रुप नंबर 1 में अकाउंटिंग का, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी आपके एक अकाउंटिंग का पेपर है जिसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और उसके साथ ऑडिटिंग का भी एक एग्जाम पेपर है जो आपको साथ में पढ़ना होता है। 50 मार्क्स फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड 50 मार्क्स फॉर ऑडिटिंग, जिसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं करने वाले कुछ ज़्यादा, बिकॉज आज हमारी जो क्लास है वो किसकी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और अब वो आपके लिए जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक थे। यहाँ पर आपके जितने भी पेपर होंगे वो कैसे होंगे? प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर आपके लिए यहाँ पर होने वाले हैं। रिटर्न बेस्ड पेपर होंगे, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं +1 +2 में अकाउंटिंग करते थे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग से करते थे। एवरीथिंग वी हैव टू कवर हियर, जस्ट आंसर यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एज यूजुअल जैसे आपके क्लास 12th में अकाउंटिंग का पेपर होता था, इन सब चीज़ों को आप साथ साथ नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। 3 आवर्स का यहाँ पर पेपर होगा, 3 आवर्स फॉर योर 100 मार्क्स पेपर। ओके जी, तो मैं पहले आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका कोर्स करिकुलम है, क्या फाउंडेशन की नॉलेज भी कैरी फॉरवर्ड होगी। ऑल्दो जो मेरे से फाउंडेशन बच्चे पढ़े हैं, मैंने उनको बहुत बार बोला कि हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अगेन यू हैव टू स्टडी इन इंटरमीडिएट लेवल एज वेल, लेकिन डिस्क्रिप्टिव मोड पे, थोड़े से एडवांस्ड मोड पे, और कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको और अलग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग ब्लू प्रिंट की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे सब लोग ब्लू प्रिंट फॉर CMA इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर। सो इसके अंदर जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी ए कंपलसरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ए कंपलसरी क्वेश्चन। और ये वाला एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्राइटेरिया पे ही पूछा जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ आपसे फिलअप्स पूछे जा सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है दैट इज ए पार्ट, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसके अंदर आपसे 12 स्टेटमेंट्स पूछी जाएंगी फॉर 1 मार्क ईच। दैट मीन्स इसकी मार्किंग कितनी हो गई? 12 मार्क्स की। अगेन इसका जो बी पार्ट रहता है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। यू जस्ट हैव टू राइट वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स। आपको इसके आगे रीजनिंग नहीं देनी होती, ओनली यू हैव टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और ये आपके पूरे करिकुलम के किसी भी टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी कितनी मार्किंग हो जाती है? बिकॉज ये 7 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं, तो 7 into 1 इट कैरीज 7 मार्क्स। एंड लास्ट दैट इज सी पार्ट, इट इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट, जिसमें कोई स्टेटमेंट होगी और कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को वो ब्लैंक छोड़ेंगे एंड यू हैव टू असेस कि उस पर राइट या करेक्ट कीवर्ड क्या आएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे 6 पॉइंट पूछे जाएंगे फॉर 1 मार्क, तो इसकी वेटेज भी कितनी हो गई? 6 मार्क्स। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसकी जो टोटल वेटेज हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 25 मार्क्स। मतलब पहला क्वेश्चन ही अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं तो 1/4 हमारा पेपर फर्स्ट क्वेश्चन ही कैरी करता है। एंड वी डोंट हैव टू मच डिवोट मोर टाइम टू दिस क्वेश्चन बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। MCQ में इफ यू नो द आंसर यू जस्ट हैव टू
टिक द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली इन ट्रू फॉल्स आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको वो एक एक वर्ड ही लिखना है, तो उतना टाइम नहीं लगने वाला। ऐसे अगर हम किसी एक 25 फुल फ्लैज क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर बहुत टाइम लगने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग रहने वाला है। अब इसके बाद आपके पास बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, रिमेनिंग आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8। यहां से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 7 क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 7। लेकिन हमको यहां पर कितने क्वेश्चंस करने हैं, आंसर ओनली 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस। तो आपको इन 7 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक क्वेश्चन के एक पार्ट कर लें और अगले का एक पार्ट कर लें, ऐसा चलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है वो पूरा ही छोड़ना है, उसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको स्किप करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन फिर आपको करना है तो वो पूरा ही क्वेश्चन करना है। यहां पर कोई आपको पार्शियलिटी नहीं है कि आधा किसी का पार्ट कर लो आधा किसी का कर लो, दैट इज नॉट अलाउड। और इसकी फिर मार्किंग कितनी हो जाएगी, 25 मार्क्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो ये जो 5 क्वेश्चन बचे इसकी वेटेज कितनी हो जाएगी, इसकी वेटेज आपके लिए हो जाएगी 75 मार्क्स की। तो 75 मार्क्स का पेपर आपको बाकी के 5 क्वेश्चन से करना है। दैट मीन्स 15 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 15 इंटू 5, 75 मार्क्स का आपसे यहाँ से पेपर किया जाएगा। तो टोटल हमारी जो मार्किंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 मार्क्स की हो जाएगी। मतलब अगर हम फैक्चुअली देखें तो हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर आता है, 130 मार्क्स का हमारे पास पेपर आता है। लेकिन हमको 130 में से कितने नंबर का पेपर करना है, सिर्फ 100 मार्क्स का। बिकॉज 2 क्वेश्चंस कंप्लीटली वी कैन स्किप, हम उसको छोड़ सकते हैं जिसमें भी हम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। इसके अलावा और भी मैं कुछ आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि सर ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस की बाइफर्केशन कैसी होगी, उसको हम लोग देख सकते हैं। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्रिएट होते हैं। आइदर यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा 8 7 का, 2 पार्ट होंगे, 1 ए पार्ट फॉर 8 मार्क्स एंड अनदर पार्ट फॉर 7 मार्क्स। या फिर कॉम्बिनेशन बन सकता है 10 एंड 5 का, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा 10 मार्क्स का, अनदर इज छोटा सा क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। या फिर यहां पर कॉम्बिनेशन बन सकता है 3 पार्ट का भी, 5 + 5 + 5, ए बी एंड सी, 5 5 एंड 5 पार्ट का। और जनरली जो आपको लास्ट क्वेश्चन आता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होता है, तो वहां पर तो बहुत सारे पार्ट होते हैं और वो ऐसे पूछा जा सकता है 4 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपसे यहाँ पर पार्ट पूछे जाते हैं। ओके जी, इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करेंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो आपको रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो इनफ चॉइस है, आई थिंक 2 चॉइस मोर देन इनफ है। आपको 7 में से भी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। ओके जी, तो कंफर्टेबली हम लोग इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ग्रुप 1 की अगर हम लोग बात करें, और आप लोग तो सीएमए बनने वाले हैं जिसमें लास्ट अल्फाबेट ही क्या है, ए फॉर अकाउंटेंट। तो आपकी अकाउंटिंग में ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटिंग से ही हम बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स में अपनी ग्रिप अच्छी बना सकते हैं, चाहे वो कॉस्टिंग की बात हो, चाहे वो टैक्सेशन की बात हो, चाहे आप लोग आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो। टैक्स में भी आप किसी भी कंपनी का, फर्म का टैक्स असेसमेंट तभी करते हैं जब पहले आपको उनका प्रॉफिट पता होता है। टैक्स इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्रॉफिट पार्ट। तो प्रॉफिट को हम लोग कहां पर कंप्यूट करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। जब ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनेगा तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा और उसी प्रॉफिट पे टैक्स निकलेगा। अगर हमने प्रॉफिट ही प्रॉपरली निकालना नहीं सीखा तो हम लोग टैक्स कैसे निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की एक एक्सपेंस एरिया होता है, लेकिन अगर हमें किसी भी बिजनेस को चलाना है तो हम खर्चों से नहीं चला सकते। हम किससे चला सकते हैं, हम रेवेन्यू से चला सकते हैं। आप लोगों ने सबने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इनकम का। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर हमारे बिजनेस में सिर्फ एक्सपेंसेस होते रहेंगे लेकिन रेवेन्यू नहीं होगा तो हम कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर सकते। एंड मेक इट वेरी वेरी क्लियर, कुछ बच्चों को रेवेन्यू वर्ड पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि रेवेन्यू क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं व्हाट डज रेवेन्यू मींस, क्या होगा आपका आंसर? रेवेन्यू हम लोग किसको बोलते हैं? क्या रेवेन्यू प्रॉफिट होता है? हाँ जी, क्या होता है रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स अमाउंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं टर्नओवर। रेवेन्यू खुद प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं
तो हमारे पास इनकम आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ओके जी, तो जब हमको अच्छे से अकाउंटिंग पता होगी, रेवेन्यू निकालना आता होगा, फिर हम लोग कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर सीखेंगे, देन वी आर एबल टू कंप्यूट इनकम पार्ट। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो वहां पर आपने अकाउंटिंग के साथ 30 मार्क्स का एक और छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ा था, कौन सा, कॉस्टिंग पढ़ा था। अब आप लोग देख रहे हैं कॉस्टिंग के लिए एक पूरा अलग से आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, तो अब आप हर एक चीज की डिटेलिंग में जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप लोगों ने, हेडिंग की मैं बात करूं तो पहले से पढ़े होंगे, और आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसमें आप क्या नया पढ़ाएंगे। पर जैसे जैसे वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक ग्रो करेगा, डेवलप होगा, तो आपको पता चलेगा वहां पर भी आपने उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर हेडिंग एरिया ही पढ़ा था। उसके डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस में चीजें कैसे कैसे होती हैं, दैट यू विल गेट टू नो लेटर ऑन। इसलिए हमको हर एक चीज को इंटरमीडिएट लेवल पे कवर करना है। फाउंडेशन में हम थोड़ा सा टाइम पास मैनर में भी पढ़ते हैं तो चल जाता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप ग्रो कहां से करते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल से ग्रो करते हैं। फाउंडेशन लेवल को एक बेसिक लेवल माना गया, इसीलिए यू ऑल नो कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुके हो तो हमारा इंस्टीट्यूट हमें फाउंडेशन में एग्जाम्प्ट भी करा देता है। पर क्या कभी आपने सुना कि हमारा इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट भी एग्जाम्प्ट करा देता है? वो कभी भी नहीं कराता। आप ग्रेजुएशन कर लो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आप इवन पीएचडी कर लो, तभी भी वो आपको सीएमए कोर्स के अंदर इंटरमीडिएट एग्जाम्प्ट नहीं कराएगा। आपकी एग्जाम्पशन कहां तक वैलिड होगी? ओनली टिल फाउंडेशन, बिकॉज दे नो कि जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो पीएचडी लेवल तक में भी वो सब टॉपिक्स नहीं है, डिटेलिंग नहीं है जो हमारे सिलेबस में है। सो सिलेबस इज वेरी वास्ट, और आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। यहाँ पर सिर्फ आंसर मैटर नहीं करता, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर मेरा एग्जाम में आंसर मैच नहीं गया। स्टिल यू डोंट हैव टू वरी, ओके जी। अगर आपका प्रोसेस, आपके स्टेप्स ठीक होंगे, यू विल गेट मार्क्स। ऑन द अदर हैंड अगर आपका आंसर सिर्फ मैच हो गया लेकिन आपका प्रोसेस गलत है, यू वोंट गेट फुल मार्क्स, तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपके बहुत मार्क्स यहां पर डिडक्ट हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग सारे सब्जेक्ट्स का एक बेस है, अकाउंटिंग के बाद ही आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपको 11th-12th में कॉस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था, टैक्सेशन सब्जेक्ट नहीं था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट नहीं था, कौन सा सब्जेक्ट था? अकाउंटिंग था। ओके जी, तो यहां पर भी अकाउंटिंग का बेस लेकर हम और भी सब्जेक्ट्स में इसकी नॉलेज को आगे लेके चलेंगे ताकि वहां पर भी हमको हेल्प हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करिकुलम लिखना, हमारे सिलेबस का क्या क्या पार्ट है, बिकॉज यू ऑल नो रिसेंटली हमारे सीएम में सिलेबस में चेंजेस आए हैं। सो यू मस्ट नो वेरी वेरी क्लियरली कि हमारे कंटेंट, हमारे सिलेबस के कंटेंट में अब क्या क्या है। सो राइट इट डाउन, सिलेबस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर। देखो आप लोगों ने अर्ली बैच ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई अवर एग्जाम, पास अवर एग्जाम, एंड दिस कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट दिस गेम। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत इजीली सारे लेवल्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड हम अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ नॉलेज काम नहीं आने वाली, बहुत जगह पर आपका कॉन्फिडेंस वर्क करेगा, आपकी स्मार्टनेस वर्क करेगी कि हम लोग कैसे कुछ छोटे छोटे हैक्स के थ्रू स्मार्टनेस दिखाते हुए जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि लिंकेज करेंगे। लिंकेज से हमारे दोनों कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाते हैं और हमको सेम कंटेंट बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। तो मैं पढ़ाने का मेरा ऑर्डर भी वही रहेगा कि अगर मैं कोई पहला टॉपिक ऐसा पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई नो ये टॉपिक की नॉलेज अगले में काम आने वाली है, ऐसा ना हो कि पहले मैं सेकंड वाला टॉपिक पढ़ा दूं और फिर पता चले अरे इसमें तो एक टॉपिक ऐसा था जो अभी कराया ही नहीं है, फिर उसको बीच में छोड़ के दूसरा करवाना पड़े। आई विल नॉट डू लाइक दैट। जो भी टॉपिक कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक लैडर की तरह कराया जा रहा है कि पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो दूसरे पे आओगे। तो वो छोटे छोटे टॉपिक चल चल के आपको बड़े टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। ओके जी, तो सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे सिलेबस, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी कि हमने फाउंडेशन में क्या क्या टॉपिक पढ़े हुए हैं, चाहे हमने एमसीक्यू पैटर्न में पढ़े हैं और यहाँ पर हमको उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना है। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये तो ऐसा टॉपिक है चाहे आप फाउंडेशन लेवल में हो, अभी चाहे आप इंटर में हो, इवन जब आप सीएम में फाइनल में भी आ जाएंगे तो भी ये हेडिंग हमेशा रहेगी, बिकॉज विदाउट लर्निंग नोइंग बेसिक्स आप कभी भी अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। और इंस्टीट्यूट इज स्मार्ट इनफ, वो जानता है कि मेरे को कोई भी बच्चा मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर मैंने सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर भी कुछ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट पूछ लिया। क्या आप ये कह सकते हो कि बेसिक तो स्कूल में पढ़े थे अभी कैसे पूछा जा रहा है? वो आपका
क्यूमुलेटिव मैनर में ऐड होता जाता है। अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हमने एक यूनिट में पढ़ लिया या एक टर्म में पढ़ लिया तो अब वो आएगा नहीं। शायद स्कूल में ऐसा जरूर होगा कि आपके टर्म वाइज पेपर हुए होंगे या यूनिट टेस्ट होते होंगे तो जो टॉपिक वहां आते हैं अब नहीं आएंगे, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम का मतलब होता है जो टॉपिक आपने किसी भी स्टेज में पढ़ लिए वो नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट आपका पार्ट बन जाता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि बेसिक्स तो हमने फाउंडेशन में पढ़ लिया था, चलो जी इसको स्किप कर देते हैं, बट दे डोंट नो वहां पर जो आपका लेवल था वो सिर्फ टिक मार्क लेवल था, एमसीक्यू लेवल था। यहीं पर अगर उन्होंने बेसिक से आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया, आप उसको उस मैनर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं बेसिक्स की ही बात करूं, आपको एक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, किसी एंटिटी ने बनाया जो कि गलत बनाया हुआ है। ओके जी, अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस को सही करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्या वो पूछ सकता है? फिर वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, वो तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहां पर वो आपसे ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एक ट्रायल बैलेंस है विच इज रॉन्ग प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, अब आपको इसको रीड्राफ्ट करना है। और हो सकता है उसने किसी इनकम के पार्ट को कहां पर डाल दिया हो, डेबिट में डाल दिया हो। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या इनकम डेबिट कॉलम में आएगी कि क्रेडिट में आएगी? क्रेडिट में आएगी। सो दिस इज योर वर्क टू रीड्राफ्ट द ओल्ड रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। ऐसे ना जाने कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से आपके इंटरमीडिएट में पूछे जा सकते हैं और ना जा सकते हैं, बल्कि पूछे जाते भी हैं। वो जब मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा यू विल गेट टू नो कि ये चीजें तो हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में पढ़ी हुई हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर वो थ्योरी बेस्ड कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और ना जाने ऐसे कितने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन क्या हम उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज या एक प्रोफेशनल लैंग्वेज लिख सकते हैं? आंसर इज नो, शायद हम लोग नहीं लिख सकते। हालांकि अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा एक स्टेटमेंट और कहेगा इसमें से बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्या ये गोइंग कंसर्न है, क्या ये कंसिस्टेंसी है, क्या ये बिजनेस एंटिटी है, क्या ये कंजर्वेटिज्म है, तो हम उसको जज जरूर कर सकते हैं क्योंकि हमने एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करी है। तो कंटेंट हमारा सेम है, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की अलग है तो हमको उसके हिसाब से भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बेस्ड अपॉन अवर सीए फाउंडेशन नॉलेज जस्ट रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर नॉलेज। हमको अपने आप में मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी, हमें डायनेमिक बनना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इज इट डन? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन स्कूल लेवल टॉपिक, लेकिन बहुत चीजें चेंज हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? बीआरएस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। तो अगर अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करें, यूजुअली आप लोगों ने दो ही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सुने होंगे। कौन से दो मेथड? एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू। अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट में, तो इन दो मेथड के अलावा भी आपको बहुत सारे इंडस्ट्री बेस्ड मेथड पढ़ने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कौन से और भी मेथड्स हैं जो यहां पर अप्लाई होते हैं, जो हम लोग बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नाउ in any entity, clerical staff और junior staff is eligible to pass normal journal entries। तो उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता कि वो एक न्यू पर्टिकुलर रिजाइम में अगर चेंजेस आए तो उसकी एंट्रीज कर सकें। अभी आप सब लोगों ने देखा 1 जुलाई 2017 में क्या हुआ, जीएसटी लॉन्च हो गया। तो जीएसटी लॉन्च होने से पहले ऑब्वियसली जब जीएसटी नहीं था कंट्री में, तो जीएसटी बेस्ड तो एंट्रीज नहीं होती होंगी, तो वो तो सब नॉर्मल एंट्रीज थी। अभी जीएसटी आ गया तो एक्चुअल में जीएसटी की नॉलेज कौन गैदर कर पाएगा? जो प्रोफेशनल होगा। जो जूनियर स्टाफ होगा उसके लिए इजी नहीं होता अपने आप को अडेप्ट करना। जब मार्केट में चेंजेस आते हैं, लेजिस्लेशन या लॉ में चेंजेस आते हैं, तो वो अपनी नॉर्मल एंट्रीज करके आपको 80-90% काम करके दे देते हैं। बट यू आर गोइंग टू बिकम अ सीएम में, आपको उसके बाद चेक करना है कि क्या आपके जो जूनियर स्टाफ ने एंट्रीज की हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं या फिर उसमें उसने कुछ मिस्टेक या कोई एरर कर दी हैं। तो अगर उसने कोई एरर करे हैं तो उसको ठीक करने का काम किसका है? आपका है। और उसको हम लोग कहां पर समझेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में।
आप फ्यूचर में कोई एंट्रीज पास करने वाला काम नहीं करने वाले। आपका काम ये नहीं होगा कि आपको फाइल में वाउचर दे दिए जाएंगे, या फिर आप लोगों ने पासबुक कभी देखी होगी, सब लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, मैनुअल पासबुक, उसका जो फ्रंट पेज होता है वो कैसा होता है? या आप लोगों ने कभी चेक बुक देखी होगी, चेक बुक देखी है सब लोगों ने, जिसमें चेक्स लगे होते हैं, चेक बुक का फर्स्ट वाला जो पेज है वो कैसा होता है? उसमें सारे जो आपकी चेक की लीव्स होती हैं, मे बी आपकी जो चेक बुक है वो 20 पेजेस की हैं, एक आपको फर्स्ट इंडेक्स पेज दिया जाएगा जिसमें सीरियल नंबर होगा, चेक नंबर आपको डालना होगा, वो चेक आपने किसको इशू करा उस एंटिटी का नाम डालना होगा, और कितने रुपीस का आपने चेक इशू किया वो भी आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब चेक सारे काट के दे दोगे तब तो वो बेचारी जो चेक बुक है वो तो खत्म हो जाएगी, तो हल्का सा बस उसमें बाइंडिंग एंड वन पेपर ही रह जाएगा। तो वो वाला जो सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है उस चेक बुक का फ्रंट पेज, वो हम सबमिट किसको करते हैं? अपने अकाउंटेंट को करते हैं, क्योंकि चेक तो आपने सारे दे दिए, और वो उस शीट को अपने पास रख के एक एक एंट्री को क्या करता है? पास करता है। तो अगर उसने उसको देखने में कोई गलती कर दी है, कोई एंट्री गलत पास कर दी, वो वाला काम आपका वहां से शुरू होता है, दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। प्रिलिमिनरी एंट्रीज अब आपको यहां पर नहीं करनी होती, जब आप सीएम में बनेंगे वो काम आपका नहीं होगा। तो हमारे टॉपिक इस तरीके से डिजाइन है कि आफ्टर बिकमिंग सीएम में हमें यहां पर क्या क्या करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी सब लोगों ने सुना हुआ, यस और नो? कुछ पार्टीज होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, ये सब लोगों ने सुना हुआ है। ये 3 पार्टीज होती हैं, हालांकि इन 3 पार्टीज के और भी नाम होते हैं। कभी जो ड्रॉर है वो एंडोर्सर बन जाता है, जिसको बिल एंडोर्स करता है उसका नाम एंडोर्सिव हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम ये टॉपिक करेंगे। आज तो हमारी एक प्रिलिमिनरी क्लास है जिसमें हम लोग बेसिक सारा डिस्कस कर रहे हैं कि हमको एक्चुअल में करना क्या है आगे के कुछ मंथ्स में। So next we have next topic we have again a very interesting topic, that is consignment। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा होगा कम से कम मैं उनकी तो गारंटी लेता हूं कि इनको बहुत मजा आया होगा, यस और नो? तो कंसाइनमेंट टॉपिक को हम लोग और नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, बिकॉज अभी तो बस हमको क्या करना होता था, कंसाइनर को कितना प्रॉफिट हुआ, कंसाइनर ने कंसाइनी से कितने रुपए लेने हैं, कमीशन कितनी हुई, ये छोटी छोटी चीजों पे हमारा सेंट्रल पॉइंट हमारा वो होता था, बिकॉज हमको तो एमसीक्यू में जस्ट आंसर चाहिए। लेकिन यहां पर हमको वेरियस एक्चुअल में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक हमारा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, और भी छोटे छोटे अकाउंट जो हम लोग इसमें बहुत डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो जो आपको फाउंडेशन में एक बेसिक नॉलेज मिल चुकी है वो आपको पुश करेगी इस टॉपिक में, और फिर हम लोग उसके एडवांस्ड एरिया में यहां पर एंटर करने वाले हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ज्वाइंट वेंचर। ये भी सब लोगों ने सुना होगा, सर अभी अभी ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ के आए हैं। यहां हमको इसके लिए भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी वही टॉपिक। कौन कौन से अकाउंट बनते थे इसमें हमारे? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट करी थी ना हम लोगों ने, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करी थी। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ना जाने कितनी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने करी थी। यहां पर भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत उसके डिटेल में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 9, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अभी तक के मैं टॉपिक की बात करूं, ये सारे के सारे आप लोग के फाउंडेशन के पार्ट में थे, यस और नो? ये सारे टॉपिक आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं। इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो आपने बिल्कुल भी फाउंडेशन में नहीं पढ़े हुए, वो आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। या पढ़ा होगा तो शायद 11th-12th में आपने कुछ उसके टॉपिक पढ़े होंगे, अदरवाइज वो आपको बिल्कुल यहां पर फ्रेशली पढ़ने हैं। दैट डजंट मीन कि ये 9 टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। अगर नहीं आने होते तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं होता, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके जी, तो अब मैं इसको रेड पेन से लिखूंगा जो हमारे बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं। सो न्यू टॉपिक्स में से सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, और वी कैन से अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यहां पर मैं एक एक टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चले कि भाई हमें इस टॉपिक में करना क्या होगा। ऑल राइट,
तो देखो एज द नेम सजेस्ट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, इनकम्प्लीट है, और हमको तभी भी अकाउंटिंग करनी है। और बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अकाउंटिंग कौन सी एंट्री या बुक कीपिंग सिस्टम पे चलता है, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, डबल एंट्री। लेकिन यहां पर जो हमारे पास डेटा होगा जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, वो सिंगल एंट्री बेस्ड होगा। तो आपका प्रोफेशनलिज्म क्या बोलता है, अगर आपको क्लाइंट आपके पास आया और आधा अधूरी इंफॉर्मेशन लेके आया, उसके बाद डेटा ही प्रॉपर नहीं है, उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन पूरे साल में एग्जीक्यूट करी वो आपको वही प्रॉपरली नहीं बता पा रहा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बिकॉज यू आर एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, किसी की रोक टोक नहीं है आपको काम करने पे, या तो वो असाइनमेंट ही डिनाई कर दो कि हम वो काम नहीं करेंगे, जब आपने हमको इनपुट ही प्रॉपर नहीं दिया हम आपको आउटपुट कैसे दें, बहुत सारी रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स कैसे निकाल के दें। या सेकंड ऑप्शन, आप जैसे तैसे करके, क्योंकि फीस इंपॉर्टेंट है इसलिए आप काम तो जरूर करेंगे। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, या इसके अलावा भी आपको कुछ बोलना है तो आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखो हर एक टॉपिक हमको ये बस एक क्लासरूम अप्रोच तक नहीं लिमिटेड रखना, हमें ये सोचना है ये टॉपिक मुझे सीएम में बनने के बाद कहां काम आएगा। अगर वो कहीं काम ना आने वाला लग रहा है तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक ही बेकार है, और ऐसा कोई टॉपिक हो नहीं सकता जो आपके करिकुलम में है और जो आपको आज नहीं प्रूव कर पा रहा कि आप सीएम में बनने के बाद उससे क्या बेनिफिट उठाएंगे, वो आपको कहां से फीस दिलवा पाएगा। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, हम लोग इतनी मेहनत ऐसे ही तो नहीं कर रहे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ ये मुझे कहाँ कहाँ फ्यूचर में काम आने वाला है। तो मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और उसका डाटा प्रॉपर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, स्ट्रेट अवे डिनाई कर दो, भाई मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि आपका मेरे पास जो डाटा है वो इनकम्प्लीट है, या फिर आप जैसे तैसे काम करो क्योंकि आपको फीस इंपॉर्टेंट है, पैसे तभी मिलेंगे जब काम होगा, जब काम आप कर पाओगे। या इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहते हो तो वो भी कह सकते हो। हाँ जी, एनीवन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, या एनी अदर व्यू। सेकंड ऑप्शन, जैसे जैसे काम करोगे सर फीस इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी पैसा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये वाला हाल है। यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब आपके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। ओके जी, तो आपकी जो साइनिंग होगी, जो आपकी स्टैंप होगी, उस पर बहुत लोग बिलीव करते हैं, बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं आपके साइन पे, आपकी स्टैंप पे। आपने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के आधे अधूरे अकाउंट्स देख के उसको सर्टिफाई ओके कर दिया, स्टैंप लगा दी, साइन कर दिया, आपको क्या लगता है ये स्टैंप और साइन की कोई वैल्यू नहीं है? सर क्या वैल्यू है स्टैंप की? लक्ष्मी नगर में चले जाएं, कोई 100 रुपए की हमारी स्टैंप बना देगा, कौन सी बहुत वैल्यू है, कहां से वो महंगी है? और साइन तो हमको हाथ से करने हैं, रजिस्टर के लास्ट पेज पे देखो हमने कितने साइन करे हो अपने, क्या वैल्यू है? वो भी फ्री के हैं। तो अगर हमारे दोनों चीजें लगभग फ्री के बदले में कोई हमको हजारों रुपए दे रहा है तो क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या साइन की बस वैल्यू ये 100 रुपए की स्टैंप और फ्री के साइन जितनी है, या एक्चुअल में उसका मीनिंग कुछ और है? हाँ जी, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, तो आप वहां पर देखते होंगे वो आईएसआई मार्क होता है उस पर, देखा किसी ने कभी? आप आयरन खरीदेंगे या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर मार्क होते हैं। वो मार्क जरूरी होते हैं या आप उसको इग्नोर कर देते हैं? वो मार्क आपको क्या सिग्निफाई करके देते हैं? एश्योरेंस देते हैं कि इसको यूज करने पे आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एंड दिस इज फ्री फ्रॉम एनी हैजार्डस इफेक्ट और एनीथिंग। इससे कोई करंट नहीं लगेगा, ये काफी अच्छे से टेस्ट किए गए हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग खाने पीने की चीजों की बात करें, वहां पर एफएसएसआई मार्क होता है। एफएसएसआई मार्क मतलब प्रॉपर लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तब आपके प्लेट में उस खाने को रखा जा रहा है। हम गोल्ड लेने जाएं वहां पर हॉल मार्क होते हैं, हम डायमंड लेने जाएं वहां पर भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं जो प्रूव करता है कि जो चीज हम लोग बाय कर रहे हैं एक्चुअली में भी वो वर्थ है और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो वो जो आपकी साइन है, जो आपकी स्टैंप है, वो सोसाइटी को क्या दे रही है? वो ट्रस्ट दे रही है कि मैंने इनकी बैलेंस शीट चेक कर ली है, मैंने इसीलिए साइन किया है, मैंने इसीलिए स्टैंप किया कि जो इसके अंदर फिगर्स हैं उसको डिटेल में चेक कर लिया गया है, आप बेफिक्र रहिए। अगर उसके बाद आपको अब ये चीजें समझ में आती हैं तो आप इन कंपनीज में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या आपको अच्छा लगेगा अगर किसी पुअर पर्सन के 1000 रुपए भी उस कंपनी में इन्वेस्ट हुए जिस पे आपने साइन स्टैंप कर रखी है, आपके भरोसे पे उसने इन्वेस्ट किया और उसके 1000 रुपए डूब गए? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपने अच्छे से प्रोफेशनलिज्म दिखाया?
कि आपने किसी कंपनी जिसमें कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा आपने उसको रिव्यू दे दिया, अपनी रिपोर्ट सेंड कर दी और उस पे लोगों ने बिलीव करके अपना मेहनत का सारा पैसा लगा दिया और आज वो कंपनी भी डूब गई और उनका पैसा भी डूब गया। तो मैं क्वेश्चन दोबारा से वही पूछूंगा, पहला ऑप्शन क्या था कि स्ट्रेट अवे काम मना कर देंगे, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम लोग काम तो करेंगे ही करेंगे, काम करना सबसे जरूरी है क्योंकि काम से पैसा मिलता है, तो दूसरा ऑप्शन करेंगे। अब आपका क्या आंसर है, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? क्योंकि पूरा टॉपिक ही इस पे बेस्ड है। हाँ जी, क्या काम को मना कर देंगे? हाँ जी, काम को भी मना नहीं कर सकते, और सीएम में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, ज्यादा गलत काम करते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट हमारी मेंबरशिप भी वापस ले सकता है। डिड यू नो दैट? हमारे इंस्टीट्यूट के पास ये भी राइट्स हैं कि वो हमारे मेंबरशिप के ऊपर डिले लगा सकता है कि आप 3 साल तक कोई साइनिंग स्टैंपिंग ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने इतने बड़ा गलत साइन स्टैंप किया जिसकी वजह से लोगों को इतना नुकसान हुआ, ये भी वो कर सकता है। या फिर वो आपकी परमानेंटली मेंबरशिप स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है। 4-5 साल इतनी मेहनत करके सीएम में बनोगे कि अपनी मेंबरशिप को खत्म करने दोगे एक छोटे से असाइनमेंट के चक्कर में, छोटे से पैसे के चक्कर में? नहीं करने देंगे। तो सर कहाँ जाएं हम? पहला ऑप्शन अवेल करेंगे फिर तो काम ही नहीं कर सकते, फिर सीएम में ही क्यों बने, और दूसरा ऑप्शन अवेल करेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो क्या करें हम लोग? तो उसके लिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? चाहे हमारे क्लाइंट ने हमको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जरूर दिए हो, लेकिन ये हमको अपने माइंड लगा के एनालिसिस से उस इनकम्प्लीट को क्या करना है, खुद से कंप्लीट करना है। पहले इंफॉर्मेशन बड़े सोर्सेज से क्या करनी है, गैदर करनी है, और उसके बाद जाके हमें अकाउंटिंग करनी है। सारी इंफॉर्मेशन गैदर कैसे होगी? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, चाहे वो आपको डायरेक्टली ना दे, लेकिन हम अपनी कॉमन सेंस से, अपनी कुछ टेक्निक से उन इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। आप लोगों ने बचपन में गेम खेली होगी जिसका नाम होता था सुडोको, खेली है किसी ने? कैसी होती थी वो गेम? उस गेम में क्या होता था, बहुत सारे रोज होते थे कि नहीं होते थे? और क्या होता था, कॉलम होते थे साथ साथ, ठीक है? ऐसे ही होता था। अगर इसमें पॉसिबल है तो मैं आपको दिखाता हूं। दिख रहा ना सबको? ब्लॉक है, एक सेकेंड, जो ब्लॉक किया हुआ इसको, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं बाद में। इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर 10 रोज और कॉलम होते हैं, ऐसी करके कोई गेम होती है, ओके? इसके रूल्स होते हैं, और रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर मान लेते हैं 5 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, ऐसे और भी नंबर हैं, और एक इन्होंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, तो क्या आप ये नंबर ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? उन्होंने आपको बताया नहीं है, पर आप ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? कैसे ढूंढेंगे, क्या टेक्निक होगी? अभी बस मैं इस वाली रो की बात कर रहा हूं, कैसे ढूंढेंगे? चलो मैं लिख देता हूं, इसमें आपके लिए इजी हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 7, दैट्स इट। बताओ जी, ये बॉक्स में क्या आना चाहिए? नंबर क्या आना चाहिए? 2। मैंने तो नहीं बताया आपको, कैसे पता चला? क्योंकि सर सब कुछ था, 2 ही नहीं था, इसका मतलब ये 2 ही बनता है, और ये तुक्का नहीं है, ये हम कन्फर्मिटी से कह रहे हैं। क्या ये गलत हो सकता है 2? सब नहीं बोलो ना 2। अगर हिट एंड ट्रायल होता या उसमें कुछ भी अप्रोक्सीमेशन का स्कोप होता तो हो सकता था 70% बच्चे 2 बोलते, कोई एक बच्चा अलग बोलता, लेकिन यह सबने एक ही आंसर बोला, और वो भी क्या बोला, 2 बोला। तो ये सिर्फ 2 एक गैस नहीं है, बल्कि एक कंफर्म्ड आंसर है, जिसमें हमें दिख रहा है कि ये एरर फ्री हम लोगों ने आंसर दिया, जिसको हम लोग अपनी अकाउंटिंग में क्या बोल देते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे लिए कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ये अगर फिगर हम लोगों ने लिखी है तो यही आंसर होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको अकाउंटेंट या हमको क्लाइंट डाटा नहीं देगा, और हमको अपने प्रोफेशनल माइंड से उसके आंसर यहां पर ढूंढने हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आपको यहां पर मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं जब ये साल शुरू हुआ,
अभी तो नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि नया साल या नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो जब ये शुरू हुआ तब मेरे को लोगों से लेने थे कितने रुपए? 10,000 रुपए। जिनसे पैसा लेना होता है उसको हम अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। तो वो मेरे बिजनेस स्टार्ट होते ही क्या माने जाएंगे? ओपनिंग डेटर्स। तो शुरू में मैंने लोगों से लेने थे कितने रुपए? 10,000 रुपए मैंने लेने थे। ओके जी, 10,000 रुपए मैंने लेने थे। 1 जनवरी को मान लेते हैं हमारा कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कीप इट वेरी वेरी सिंपल। 1 तारीख को नई नई दुकान में आप पहले पहले कदम रख रहे हो, आपने अपना रजिस्टर चेक किया तो पता चला 10,000 रुपए पिछले साल के अभी लेने बाकी रह गए। सामान तो दे दिया था उनको, लेकिन पैसा उनसे लास्ट ईयर तक नहीं आया था। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब इस ड्यूरिंग द ईयर, पूरा साल है, बहुत बड़ा है। ड्यूरिंग द ईयर आपको डेटर से रिसीव्ड कितने हुए? आपको रिसीव्ड हुए 15,000 रुपए। सर आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब 10,000 रुपए लेने थे तो 15 कैसे मिल गए? चलो गलत है तो गलत ही सही, मैं इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं। और जब ये पूरा साल खत्म हुआ, यही वाला पूरा साल भी खत्म हो चुका है, तो एंड में पता चला कि एंड में भी मेरे पैसे बकाया रह गए, मुझे मिलने रह गए। कितने मिलने रह गए? 7,000 रुपए मिलने रह गए। बस ये 3 ही इंफॉर्मेशन हमारा क्लाइंट हमें दे पाया। अगर हम जूनियर स्टाफ होंगे, क्लरिकल स्टाफ होंगे, बेसिक अकाउंटिंग जानते होंगे, तो हम यहीं पर बैठ जाएंगे हैंड्स फोल्ड करके और बोलेंगे भाई तू अपना ये भी डाटा ले जा, मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो तेरा डाटा ही समझ नहीं आ रहा। तू कह रहा है कि शुरू में 10,000 रुपए लेने थे और फिर कह रहा है मुझे 15 मिल गए, मतलब पहली बात तो 5 ज्यादा क्यों मिल गए, यही बात समझ नहीं आई। चलो मिल भी गए, फिर तो क्लोजिंग 0 होना चाहिए, और एंड में कह रहा है मेरे 7,000 और भी मिलने बाकी हैं। ये बात मेरे तो गले नहीं पड़ रही। तो हमने किसको बुलाया? हमने सीएमए को बुलाया। हमने कहा ये देखो जी, ये हमें डाटा हमारा क्लाइंट दे के गया है, हम तो काम नहीं कर सकते, क्या आप काम कर सकते हो? सीएमए क्या बोलेगा कि मैं भी नहीं कर सकता। फिर सीएमए में एक और एक जूनियर स्टाफ में, क्लरिकल स्टाफ में क्या फर्क रह जाएगा? कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? अब आप लोग अपने एनालिसिस से मुझे बताएंगे ये इंफॉर्मेशन कौन सी एक इंफॉर्मेशन आपसे छुपा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में 10,000 लेने थे, 15 मिल चुके हैं और 7 अभी भी मिलने हैं। व्हाट डज इट मीन? हाँ जी, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा? ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा? ड्यूरिंग द ईयर और भी सेल हुई होगी। अब अगर मैं इसको अकाउंट की फॉर्म दे दूं, हालांकि अभी मैं आपको अकाउंट प्रिपेयर करना सिखा नहीं रहा, बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे जिससे आपका माइंड शुरू की 5 क्लासेस में मैं बहुत ग्रो करा दूंगा। जैसे आप लोग सुनते थे ना, एक छोटे बच्चे का माइंड एक उम्र तक ही ग्रो होता है, या सब लोगों ने सुना होगा, आईक्यू लेवल आपका एक एज तक ही डेवलप हो जाता है। सिमिलरली अकाउंटिंग सब्जेक्ट का आईक्यू लेवल आपकी शुरू की 5-10 क्लासेस में पूरा ग्रो हो जाएगा। फिर तो आपको हर एक टॉपिक के हिसाब से पर्टिकुलरली आपको उस टॉपिक में उसको अप्लाई करना होगा। दैट्स इट, सारी चीजें हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो आओ जी, अब क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं इसलिए हम ये बातें कर सकते हैं, चाहे वो नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट को समझ में ना आए। हम लोग को क्या बनाना आता है? हमें अकाउंट्स बनाने आते हैं। ओके जी, और ये हमारे पास कौन सा है? बहुत ही प्यारा सा डेटर अकाउंट। सबसे पहले सब बच्चे मुझे बताएंगे ये जो डेटर अकाउंट है इसका नेचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्या होगा? आवाज नहीं आई, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। क्या होगा? डेबिट होगा। जब सर नाम में डेटर है तो डेबिट ही होगा, और वैसे भी जितने भी एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा डेबिट होती हैं। और आप लोगों ने डेटर को हमेशा बैलेंस शीट की एसेट में पाया होगा, लाइबिलिटी में तो कभी भी नहीं पाया होगा। तो जब मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो कहां लिखूं? डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस इस बिजनेस में शुरुआत में आया? 10,000 रुपए। ओके जी, आप लोग को जर्नल में, जर्नल से लेजर पोस्टिंग में, लेजर को देखते हुए वापस जर्नल में परफेक्ट कर लेना अपने आप। मैं बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर कराऊंगा, आप मेरे को देखेंगे, समझेंगे और खुद ही अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। टाइम लगेगा, नो नीड टू वरी, मुझे आपको प्रिपेयर करना है। जैसे वो आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी आप उस पर्सन को देख के आए होगे जो पॉटरी से वो कुछ ना कुछ बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, तो पहले नहीं एकदम से वो बन जाता, वो उस पर काम करता है, लेकिन एक बार वो बन गया, पक गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो मुझे आपको वैसे ही ट्रीट करना है कि आप इंटरमीडिएट में
कुछ क्लासेस के बाद ही एक लेवल पे पहुंच जाओ जिसके बाद मैं आपको अपने हिसाब से चला सकूं। ऐसे रॉबोट की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, एक बचपन में एक शो आता था जिसका नाम था स्मॉल वंडर करके, वो बाहर का शो था। उसमें क्या होता था, एक छोटी सी लड़की होती थी जो रॉबोट होती थी, उसको उसके फादर अपने हिसाब से मैनेज करते थे और वो पूरे दिन का टास्क करती थी। तो वैसे ही मैं आपको अपने हिसाब से चलाने वाला हूँ। या आपने कभी कठपुतली का शो देखा होगा, सर क्या आप हमको यहाँ कठपुतली बना दोगे? कठपुतली का मतलब अकाउंट्स के हिसाब से, कि आपको फिर वही डायरेक्शन दिखेगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और वही परफेक्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। तो शुरू में बैलेंस कितना था? 10,000 रुपए। फिर ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा मिला? 15,000। मुझे बताओ 15,000 रुपए मिलना डेटर से क्या एंट्री आपके हिसाब से बनती है? क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक अकाउंट का मतलब पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेटर्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या 15,000 आने के बाद भी आप उस डेटर को बोलोगे ए डेटर मेरे पैसे देने आ? वो कहेगा मुझे डेटर मत बोलियो, पैसे मैंने तुझे दे दिए, अब मैं डेटर नहीं हूं, अब मेरा जो नाम है मैं वो हूं। अब किस चीज का मैं डेटर रहा? डेटर सिर्फ तब तक डेटर है जब तक वो आपको पैसे नहीं दे देता। एक बार उसने पैसे दे दिए, अब उसका आपसे रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया। आप लोगों ने अपने नियर बाय परचून की दुकान पे देखा होगा, अगर आप कैश में सामान लेते हैं तो क्या वो आपका नाम लिख लेता है? कभी कैश में सामान लेने पे किसी बंदे ने आपका नाम नोट किया? नहीं सर, कैश में तो नहीं करते। लेकिन आप उससे उधार करके आओ, कैसे ही जाने देगा? आपने उससे 200 रुपए का सामान लिया उधार पे, वो कहेगा रुको जरा अपना नाम बताओ, क्या है आपका नाम? आपका नाम लिखेगा, 200 रुपए लिखेगा, और जब आप बाद में 200 रुपए देने जाओगे क्या करेगा? 200 रुपए ले लेगा और आपका नाम काट देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? वही काम हमारी अकाउंटिंग में होता है हमारी। लेकिन अकाउंटिंग में काटने के लिए हम कैंसिल नहीं करते। डेबिट को कौन कट करता है? क्रेडिट कट करता है। क्रेडिट को कौन कट करता है? डेबिट कट करता है। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस को कौन कट करता है? माइनस करता है। माइनस को कौन कट करता है? प्लस करता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो मेरी डेबिट साइड है, ये मुझे डेटर से मिलने वाले पैसों को क्या करेगी? बढ़ाएगी। जब जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जिससे अब मुझे डेटर से मिलने वाला पैसा जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, मैं उसको कहां पर रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड पे। और हर वो ट्रांजैक्शन जो मुझे डेटर से मिलने वाले पैसों को क्या करेगी? कम करेगी, मैं उसको कहां पर रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड पे करूंगा। तो अगर मुझे 15,000 रुपए मिल गए तो क्या इसके बाद मुझे डेटर से पैसे मिलेंगे या डेटर मेरे कम हो गए? कम हो गए। तो मैं इस बेसिस पे भी सोच सकता हूं, और साथ में मेरे पास बेसिक जर्नल एंट्री का तो सपोर्ट है ही। तो मैं हर एक अकाउंट को 4-5 एंगल से सोच पाऊंगा। अभी तो आप 1-2 एंगल से ही सोच पा रहे हैं। तो क्या एंट्री बताई थी आप लोगों ने? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक टू डेटर, बैंक टू डेटर, बैंक टू डेटर। तो डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक लिखेंगे। ये लिखेंगे यस और नो? 15,000 रुपए। तो चाहे आप ये लॉजिक लो कि जब पैसे डेटर से मिल गए तो डेटर को कम करना है इसलिए यहां पर लिख रहे हैं, या फिर जर्नल की पोस्टिंग ही होगी इसलिए यहां से लिख रहे हैं, दोनों तरीकों से आपका अकाउंट बिल्कुल प्रॉपरली बनेगा। और एंड में डेटर कितने बचे? 7,000। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 7,000। सर ये तो हमारा अकाउंट ही टैली नहीं करा। अगर देखो अकाउंट टैली कर जाता फिर तो क्लाइंट ने आपको पूरा ही डाटा दिया था, और जब उसके पास पूरा डाटा होगा ही तो वो आपके पास करने क्या आएगा? वो तो खुद ही अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करके सबमिट कर लेगा। लोग आपके पास इसीलिए आते हैं कि कोई उनको दिक्कत है, उनके डेटाबेस प्रॉपर नहीं है। क्या कोई फिट इंसान डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे को दवाई दे दो, हूं मैं बिल्कुल फिट, मेरा मन कर रहा है वो रंग बिरंगी दवाइयां खाने का? ऐसा होता है क्या? कुछ दिक्कत होगी बॉडी के किसी पार्ट में, अनफिट अपने आपको लग रहा होगा तो ही जाओगे ना। ऐसे ही आप भी अकाउंटिंग के, वेल्थ के, फाइनेंस के कौन हो? डॉक्टर हो। तो आपके पास भी कोई क्लाइंट तभी आएगा जब उसके अकाउंट्स में कोई कमी होगी। सब कुछ ठीक होगा तो वो आपके पास नहीं आएगा और ना आपके पैसे बनेंगे। ओके जी। तो जब जब उसको कोई इशू है या उसका जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा है, उसको मैनेज करना है, तभी उनको प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो सब चीजें खुद ही कर लेता है। अभी किसी बंदे की कोई इनकम ही नहीं है, क्या वो आपके पास आएगा? कुछ मैं कमाता नहीं हूं लेकिन सीएमए के पास चला जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी। इसलिए हमारा ओनली प्रोफेशन है विच इज द मोस्ट पॉजिटिव प्रोफेशनल। मुझे बताओ लॉयर का प्रोफेशन कैसे ग्रो करेगा? लॉयर की कमाई कैसे बढ़ेगी? जब लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे पे केस करेंगे, कोई किडनैप करेगा, कोई मर्डर होगा, कोई क्राइम होगा, तो ही कोई लॉयर के पास आएगा ना। ओके। डॉक्टर का बिजनेस कैसे चलेगा? जब लोग बीमार पड़ेंगे, अभी कोविड आया था पहले तो सब डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू बढ़ गई थी,
तो वो काम बढ़ेगा। पुलिस का रोल कब बढ़ेगा सोसाइटी में? जब क्राइम बढ़ेंगे। आप कोई भी प्रोफेशन देख लो, मोस्टली वो सब तब ग्रो करते हैं जब कुछ गलत काम हो रहे होते हैं। हमारा ओनली प्रोफेशन है जो कब ग्रो करता है, जब लोग अच्छे से अर्न कर रहे होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा मिल रही होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी उतने ज्यादा हमारी जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमी डाउन जाएगी तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा मोस्ट पॉजिटिव यहां पर प्रोफेशन है। तो ये कितना हो गया 15 एंड 7 22, और ये कितना आ रहा है 10। अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि भाई मेरा अकाउंट बैलेंस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो 12,000 का डिफरेंस है एट डेबिट साइड, ये क्या चीज होगी? शुरू में 10,000 रुपए लेने थे, 15 ले चुका हूं। पहली बात तो 10 लेने थे, 15 ले चुका हूं, ये बात ही अभी तक तो मुझे गले नहीं उतर रही। और चलो 15 ले भी चुका हूं, उसके बाद भी मेरा डाटा बता रहा है कि 7 और लेने हैं। 15 ले चुका हूं, 7 और लेने हैं, मतलब 22 एक तरीके से मैंने लेने हैं। और जबकि मेरे को शुरू में कितने लेने थे? 10। तो 10 की चीज 22 कैसे पहुंच गई? इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो मुझे सोचना पड़ेगा। बताओ जी, क्या हुआ होगा? सेल हुई होगी। तो ये सेल ही है। ये आपको क्या किसी बुक ने पढ़ाया था? कहां से आपके दिमाग में सेल का आंसर आया? हाँ जी, कहां से आया आंसर? कहीं से तो आया होगा ना। दिमाग तक पहुंची बात और आपने मुंह से बोल दी। पहले दिमाग में आती है, फिर हम मुंह से बोलते हैं। तो दिमाग में कहां से आई? कौन सी बुक में पढ़ा? क्या कोई बुक पढ़ के आए हो आज आप? ये तो नहीं हो सकता। कहां से आपके पास आंसर आया? डेटर्स कैसे बनते हैं, वहां से आया। ओके जी, मतलब आपके पास इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से ही आया। सर कॉमन सेंस है। 22,000 के डेटर पहुंच गए और शुरू में 10 थे, तो 10 से 22 का मतलब आपने सेल ही किया होगा ना, तभी तो लेने वाले लोगों से पैसा लेना बढ़ गया। तो हमारी अकाउंटिंग के अंदर कोई भी फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, थ्योरम्स नहीं होती। मैं यहां पर कोई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या समथिंग लाइक दैट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम फॉर्मूलाज अगर हम लोग बनाएंगे भी, वो सब कॉमन सेंस से बनाएंगे। वो कोई एक्चुअल थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं होगा कि मैं बोलूं ये ऐसे ही है एंड डोंट आर्ग्यू विद मी, ये ऐसे ही रहेगा, इसको रट लो तभी पेपर में मार्क्स मिलेंगे। कभी आपको मेरे मुंह से सुनने को नहीं मिलेगा। हम हर एक फॉर्मूले को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो यहां पे तो हमने फॉर्मूला बनाया नहीं, तो सीखें क्या? हमने तो कॉमन सेंस से इसको कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये सेल है। और सेल में भी कौन सी सेल? कैश सेल या क्रेडिट सेल? अगर एक कैश सेल होती तो क्या डेटर के अकाउंट में एंटर भी कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। सो दिस इज अ क्रेडिट सेल। और कितने रुपए की? 12,000 रुपए की। अब अगर मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में समझूं तो बातें सब बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सर कैसे, एक बार समझा दो। आओ जी, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में समझते हैं। शुरू में मैंने 10,000 रुपए लेने थे जिस दिन मेरी दुकान खुली। बात समझ में आई? यस सर। और उसके बाद मैंने 12,000 का और सामान बेच दिया कस्टमर्स को। तो मुझे बताओ, अब मैंने कस्टमर से कितने रुपए लेने थे? 22,000 रुपए लेने थे। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने मेरे को 15,000 रुपए दे भी दिए, मुझे रिसीव हो गए। अब मेरे कितने लेने पेंडिंग है? तो आप बताओ, अब आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब क्या कुछ अटपटा सा लग रहा है? नहीं लग रहा, तब लग रहा था। तो वो उस क्लाइंट को लग रहा है जिसने डाटा आधा अधूरा दिया। हम अपने एनालिसिस से उसको बिल्कुल अच्छे से समझ के काम करेंगे और प्रॉपरली करेंगे। यहां पर मैंने उसकी इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकंप्लीट रिकॉर्ड को क्या बना दिया? कंप्लीट बना दिया। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है डेटर का अकाउंट बना के। ऐसे ना जाने कितने दसों अकाउंट हम लोग इस टॉपिक में बनाने वाले हैं, जहां पर वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा और कुछ हाइड करेगा। वो छुपी हुई इंफॉर्मेशन हमको निकालनी है। जैसे अब यहां पर आपके पास क्रेडिट सेल आ गई, यस और नो? अब क्रेडिट सेल यहां से आ गई, कुछ काम करेंगे जहां से कैश सेल भी आ जाएगी। क्रेडिट सेल को और कैश सेल को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल उठ के कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। और धीरे धीरे मेरे फाइनल अकाउंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके बनेंगे। अल्टीमेटली मुझे जो वो पैसा दे रहा है वो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए दे रहा है, लेकिन वो फाइनल अकाउंट की फिगर्स मुझे डायरेक्टली नहीं दे रहा। अभी तक तो डायरेक्टली दे देता था, ट्रायल बैलेंस देता था, सेल का अमाउंट इतना, चलो जी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे डाल दो, कहानी खत्म हुई। यहां पर अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक कंपोनेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि कॉमन सेंस वाली मेहनत होगी। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड मुझे तभी दिखेगा। सबको क्लियर है? बिल्कुल। तो हम बिल्कुल इसी मैनर में चलेंगे, इसी स्पीड पे चलेंगे, ताकि चीजें दिमाग में भी घुसें अच्छे से
और हम लोग एक्चुअल उसका लॉजिक समझ पाए और हर एक क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी आज हम कुछ नया सीख के गए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो जी, अभी तो हमको टॉपिक की हेडिंग ही सीखनी थी, क्योंकि जो टॉपिक न्यू है उसमें मुझे आपको कुछ अलग से बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको वहां पर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 11, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, सर ये किस तरीके का बिजनेस है? अब देखो, आप कुछ कुछ जगह पर जाते होंगे जहां पर आप देखते होंगे एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको हर एक तरह की कॉमोडिटी मिलती है। गए हैं आप लोग कभी ऐसी जगह कि नहीं गए? हाँ जी, अगर गए हैं तो मुझे कुछ नाम बताएंगे आप लोग। मॉल्स के अंदर ब्रांड अलग अलग होते हैं। मैं देखो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे। एक ही पर्टिकुलर ब्रांड है, उसके अंदर प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बिजनेस कर रहा हूं मेरा एक ही ब्रांड है और मैं अपने ही ब्रांड के अंदर अलग अलग तरह के गुड्स बेच रहा हूं। क्या मॉल में एक ही ब्रांड होता है? नहीं, एक बंदे ने एक दुकान खरीदी हुई है, किसी ने कोई और दुकान खरीदी हुई है, किसी ने कोई और खरीदी हुई है। तो दिस इज नॉट माई क्वेश्चन। हाँ जी, बिग बाजार, एब्सोल्युटली करेक्ट। गए हैं? हाँ जी, डी मार्ट, वेरी गुड आंसर। और कुछ? एक आपने सुना होगा मेट्रो मॉल करके, वहां पर मेट्रो मॉल के अंदर सारे आपको गुड्स मिलते हैं। तो इस तरह की जगह पर सब लोग कभी ना कभी तो जरूर गए होंगे, यस और नो? कोई, मैं नहीं मानता कोई ऐसा होगा जो आज तक नहीं गया। अब जाके उसने कितना खरीदा, नहीं खरीदा, बहुत खरीदा, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन एटलीस्ट आपने वहां विजिट जरूर किया होगा। जहां पर हम लोग बास्केट उठाते हैं, प्लास्टिक की, रेड कलर की होती है यूजली, रेड ब्लू, और जो जो चीजें समझ आती हैं, शैम्पू की बोतल समझ में आई वो डाल दी, ओके जी। और क्या क्या होता है वहां पर? वहां पर वेजिटेबल्स भी होती हैं, वो समझ में आई वो डाल दी, बिस्किट्स डाल दिए, ओके, हाँ जी, वेफर्स डाल दिए, और वहां पर क्लोथ्स वगैरह भी होते हैं वो भी डाल दिए, स्टेशनरी भी होती है, अपने नोटबुक्स भी ले ली, सब चीजें डाल के बास्केट को कहां पर लेके जाते हैं? क्या लेके भाग जाते हैं बाहर? काउंटर पे लेके जाते हैं। काउंटर पे वो आपका एक एक प्रोडक्ट को उठाएगा, ऐसे गन स्कैनिंग करेगा। देखते हैं आप लोग, गन स्कैन करेगा एक एक करके, पूरा का पूरा वो आपका बिल जनरेट हो जाएगा, आप उसको पे करेंगे, नाउ यू कैन गो। ऐसे सिस्टम रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अकाउंट्स यहां पर कैसे बनाए जाते हैं, जहां पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेस एक ही स्टोर के अंदर चल रहे हैं। तो सर यहां पर हमें दिक्कत क्या आएगी? यहां पर हमें बहुत छोटी छोटी सी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि अब ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हैं तो हर 5 कदम पे प्रोडक्ट ही बदल जाता है। बोलो हाँ, 5 कदम चले, यहां तक तो बिस्कुट और ये वेफर और मिक्सचर चल रहा था, 5 कदम के बाद कुछ और ही स्टेशनरी की आइटम स्टार्ट हो गई, फिर 5 कदम बाद कॉस्मेटिक्स की आइटम स्टार्ट हो गई। तो क्या जो पर्सन, जो भी उनका सेल्समैन खाने पीने की चीजों पे खड़ा होगा, क्या उसको कॉस्मेटिक्स की भी नॉलेज होगी? मान लेते हैं लेडीज कॉस्मेटिक्स है, क्या उसको पता होगा, उसके बारे में नॉलेज होगी कि अगर वहां पर कोई लेडी कस्टमर आएगी, क्या वो उसको बता सकता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है? तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जहां पर कॉस्मेटिक का एरिया होता है वहां पर लेडी सेल्समैन ही जनरली आपको देखने को मिलती है, लेडी सेल्स गर्ल ही वहां पर देखने को मिलती है, तो वो आपको नहीं बता सकता। तो जब अलग अलग जगह की अलग अलग सेल्स है और इन लोगों को सेल्स पे क्या मिलती है? सेल्स करने पे कमीशन मिलती है। तो क्या हम लोग पूरे स्टोर की कमीशन इकट्ठे कैलकुलेट करके जितने लोग काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 50 कर दें? तो क्या सब लोग खुश होंगे? वहां पर वो लोग खुश होंगे जो आलसी हैं, वो कहेंगे हम तो कुछ करते ही नहीं थे, मेहनत सबकी थी और सबको इक्वल इक्वल दे दिया गया। क्या वो उनको मोटिवेट करेगा और आगे अच्छे से काम करने के लिए? नहीं करेगा। तो आपको सबको जिसने जितना अच्छा या बुरा काम किया वैसे कमीशन देनी है, और अगर किसी ने बहुत ही बुरा काम करा तो आपको उसको भगाना भी तो है, आपको उनको स्ट्राइक ऑफ भी करना है, उनको जॉब से भी निकालना है। तो क्या अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट डाउन हुए सबको जॉब से निकाल दोगे? या आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो रहा है, उनको तो रोक ही रखें, और जो डिपार्टमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा सिर्फ उसी को बंद करें, या अपना पूरा बिग बाजार बंद करके भाग जाओगे? ऐसा करोगे कि बिजनेस ही बंद करो भाई, लॉस हो गया, या उसमें भी चेक करोगे कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में लॉस है, चेक करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपके मार्क्स मान लेते हैं कम आते हैं, तो क्या चारों सब्जेक्ट पे उसका बर्डन आ जाता है?
या उसी में इंप्रूवमेंट करते हो जिसमें पर्टिकुलर मार्क्स कम है? अगर ऐसा ना होता तो इंस्टीट्यूट भी 400 नंबर का एक ही पेपर बना देता, 3 घंटे का 400 नंबर का पेपर होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे। ऐसा तो नहीं करता, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो आप किस किस एरिया में स्पेशलाइज करते हैं और कौन कौन सा आपका वीक एरिया है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का भी यही मतलब है, यहां पर अब आपको अकाउंट टोटलिटी में नहीं बनाने जैसे हम अभी तक बनाते थे। ओपनिंग स्टॉक के लिए लिख देते 2 ओपनिंग स्टॉक, अब उस ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या कैटेगरी है वो हमें पता ही नहीं है, चाहे उसमें 10 डिफरेंट कैटेगरी के गुड्स हो, हमारे लिए वो ओपनिंग स्टॉक है, हमारे लिए सेल है, हमारे लिए परचेज। अभी तक तो ऐसे ही करते थे। अब हम अपने ओपनिंग स्टॉक को, अपनी परचेजेस को, अपनी सेल्स को, अपनी क्लोजिंग स्टॉक को भी डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, ताकि हमें प्रॉफिट या लॉसेस भी डिपार्टमेंट वाइज पता चले, और जो डिपार्टमेंट अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है उस पर उतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसके ही रीजंस ढूंढें और उस पर काम करें ताकि वो भी प्रॉफिटेबल बन सके। ऐसे ही होता ना, अब भी आपके भी यूनिट टेस्ट और बाकी टेस्ट ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज होते हैं, ताकि जिनमें कम मार्क्स आ रहे हैं उस पर आपको ज्यादा काम करने का पता चले और आप अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज को मैनेज करें। तो आपके पूरे बिजनेस को ये ब्रेकअप में डिवाइड कर देता है एंड अकॉर्डिंगली आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ब्रेक करना इजी नहीं है। परचेज को ब्रेक करने में दिक्कत नहीं है, जो सामान कॉस्मेटिक का आएगा वो अमाउंट कॉस्मेटिक बिजनेस की परचेज बन जाएगा। जो स्टेशनरी के लिए परचेजेज होगी ये तो देख के पता चल जाएगा ना, नोटबुक आई है तो क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या स्टेशनरी प्रोडक्ट है? स्टेशनरी है। ओके, लिपस्टिक आई है तो स्टेशनरी है कि कॉस्मेटिक है? कॉस्मेटिक है, ये तो पता चल सकता है। लेकिन मेरा बिग बाजार जिस फ्लोर पे है, मुझे बताओ क्या 4-4, 5-5 कदम पे इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग मीटर लगा होगा? बिजली का जो मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग अलग लगाएंगे 5-5 कदम पे। ये स्टेशनरी के लिए छोटा सा बिजली का मीटर है, अलग के लिए अलग है, या वो एक कॉमन ही लगा होगा? तो कॉमन मीटर लगा और मीटर रीडर कॉमन के हिसाब से रीडिंग ले गया और हमारा 2 लाख रुपए का महीने का बिजली का बिल आ गया। तो मुझे बताओ वो 2 लाख का एक्सपेंस कॉस्मेटिक वाले को दूं, स्टेशनरी वाले को दूं, क्लोथिंग वाले को दूं, फुटवियर वाले को दूं, या किसी और वेजिटेबल वाले को दूं? क्योंकि सब कुछ ही बेच रहा हूं मैं, किसको दूं मैं? हाँ जी, किसकी जेब में डालूं वो 2 लाख का खर्चा? सर दिमाग ही मत लगाओ, सबको डिवाइड बाय 5 कर दो। क्या ये सही तरीका है? डिवाइड बाय 5 कर देना। जो वेजिटेबल वाली जगह है, या फिर मान लेते हैं वहां पर मीट वगैरह भी पड़ा हुआ है जिसको आपको एक्स्ट्रा कूलिंग में रखना पड़ता है, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज रूम्स बोलते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और मान लेते हैं उसका एरिया भी बहुत ज्यादा है, और ये क्लोथिंग हो गया, ये स्टेशनरी हो गया, कॉस्मेटिक है, तो छोटे एरिया में क्या सबको इक्वल कर दूं? क्या ये करना ठीक रहेगा? मेरी अकाउंटिंग ठीक है? क्या करूं? रेशियो में डिवाइड करूं। रेशियो कैसे बनाऊं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पर ढूंढने पड़ेंगे। रेशियो कैसे बनाऊं? क्या तुक्का मारना शुरू कर दूं? वो ज्यादा लग रहा है, चलो 2 लाख था ना, उसको मैं 1 लाख दे देता हूं और इनको 25-25 हजार देता हूं। क्या ऐसी राउंड फिगर में अकाउंटिंग करना शुरू कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली बेसिस पे? तो कुछ तो मेरे पास एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्राइटेरिया फाइंड आउट करेंगे कि क्या बेस्ट क्राइटेरिया है, जिसके हिसाब से हम लोग उसकी अकाउंटिंग करेंगे। चलो नेक्स्ट, वन मोर थिंग, हमारा जो पूरा का पूरा एरिया है वो भी रेंटेड है, हमने खरीदी नहीं हुई जगह, और रेंट हमारा उस पूरे एरिया का है 5 लाख रुपए महीना। तो क्या वो 5 लाख का एक्सपेंस सारा कॉस्मेटिक बिजनेस में डाल दूं? बेचारा कॉस्मेटिक तो लॉस में चला जाएगा। वो 5 लाख एरिया का रेंट किसको दूं? हाँ जी, किस हिसाब से दूं, कैसे डिवाइड करूं? एरिया ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, वो सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने एक्सपेंस को क्या कर रहा हूं, बाइफरकेट कर रहा हूं। और ना जाने ऐसे कितने ही एक्सपेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तो बस मैं आपको आज आइडिया दे रहा हूं कि ये टॉपिक है तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा। मुझे बताओ जी, ये टॉपिक आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है इंपॉर्टेंट? क्या आज के टाइम पे ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? बहुत मिलते हैं। और जैसे कि अकाउंटिंग भी हमारी ग्लोबल होती चली जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई चीज बाय करना या अपनी कंट्री में बाय करना बहुत फर्क नहीं है। आपको दिल्ली में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? आपको ये मिल जाते हैं। वो पुरानी बातें हो गई कि कोई पर्सन बाहर आपका
कोई नॉन या रिलेटिव घूमने जाता था तो पहले हम उसको कॉल करते थे या मैसेज करते थे, भाई मेरे लिए ये जरूर लेके आई हो। अब वो कुछ नहीं लाता, क्योंकि उसको पता है मैं लेके क्या करूंगा, दिल्ली में वो सेम चीज मिल जाएगी, कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा। ओके तो इस टॉपिक की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एंटिटी ऑपरेट करती हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल पे अपने स्टोर बना के बैठी हैं, वो आपके पास नहीं जाएंगी तो कहां से काम कराएंगी। इसलिए इसकी भी नॉलेज होना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, बिकॉज आई रिसेंटली विजिटेड इंडोनेशिया। वहां पर क्या होता है, वहाँ इंडिया वाले तो अभी फिर भी मैनुअल वर्क को थोड़ी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है। हम मैनुअल चीज़ों को इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े, और उनसे भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। लेकिन 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 वहाँ पूरे स्टोर में मुझे बताओ कितने लोग होते होंगे। यहाँ भी आप जाते हैं बिग बाजार, मेट्रो मॉल, डी मार्ट, जो भी आपने एग्जांपल दिए, लोग आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा, वो तो होंगे, मैनेज करने वाले कितने लोग होते हैं। मे बी कोई मैनेजर हो, कोई बिल काटने वाला हो, या फिर कोई सेल्समैन, सेल्स गर्ल हो जो आपको प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता हो। ये सब होते हैं कि नहीं होते। मैं आपसे पूछ रहा हूं बाहर कितने होते होंगे, 2 4 10 कितने होते होंगे। अगर बिग बाजार जितना ही कोई स्टोर है, कितने होते हैं, 1 या 2, चलो 1 या 2 मान लेते हैं। 1 या 2 का भी क्या काम होता होगा, क्यों बिठा रखे हैं वो। सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर होगा, वो अंदर नहीं होता। मैं अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर कितने होते होंगे। 1 या 2 अगर आप बोल रहे हो तो क्यों, वो 1 या 2 का क्या काम होगा बेसिकली, कि उनकी तो सर जरूरत है ही, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा कोई काम है जो उनसे हो सकता है, हम वो काम ही ऑटोमेटेड कर देंगे। बताओ जी। सामान को, वो तो सामान को जनरली क्या करते हैं, जब आपका स्टोर क्लोज हो जाता है उसके बाद मैनेज करते हैं, वो ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं करते। और वहाँ के लोग इतने सेंसिबल हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ अगर आपने बास्केट में उठाई है, अब आप सोच रहे नहीं ये काम की नहीं है, आपका डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी तो चेंज हो सकता है। या किसी बच्चे ने डाल दी जो आपके साथ गया, लेकिन आपको दिख रहा है काम की नहीं, ऐसे डाल दी, वो उसको वहीं पर रखेंगे। हमारे जैसे नहीं होंगे कि कॉस्मेटिक से कोई चीज़ उठा ली और वेजिटेबल में डाल के रख दी, और बंदा सब्जी लेने गया और पता चला लिपस्टिक घर पे आ गई। तो वहाँ यहाँ वाले काम वहाँ नहीं होते, वो सेंसिबल हैं, दे नो देयर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पर एक्चुअली में मैंने देखा एक भी पर्सन नहीं था, कुछ कुछ जगह 1 2 थे, जनरली एक भी नहीं था। तो सर वहां पर प्रोसेस कैसे होता है, वहां पर सब चीजें ऑटोमेशन मोड में है। आपको बास्केट उठानी है, सब प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उनके बारे में प्रॉपर वीडियोस भी चल रही हैं, छोटी छोटी स्क्रीन हैं, और साथ में उनकी प्राइसिंग भी वो तो होती है जनरली, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी है, इंग्रेडिएंट भी है। अगर खाने पीने का प्रोडक्ट है, वहां पर लोग कैलोरी बहुत देख के प्रोडक्ट खाते हैं, तो वो भी सब चीजें लिखी हुई हैं। जब आप अपनी बास्केट पूरी फुल कर लेते हैं, जितनी आपको चीजें चाहिए होती हैं, वहां पर जो बिलिंग काउंटर है वो भी ऑटोमेशन मोड में बिलिंग करता है। आपको सारे के सारे प्रोडक्ट एक मशीन है उसमें डाल देने हैं, और डायरेक्टली आपका वहां से बिल आ जाएगा, आप बिल पे करेंगे अगेन मशीनरी में। अगर आपके पास हार्ड कैश है तो कैश पुट करेंगे, जैसे आप लोग दिल्ली मेट्रो वगैरह में देखते हैं, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है वो भी आप मशीन में डाल के पिन विन डालेंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो सर अगर कोई पर्सन बास्केट में से सामान लेकर बिना पेमेंट के चला जाए तो क्या होगा। तो आप लोगों ने वो देखे होंगे सेंसर बेस्ड डोर्स, देखे हैं सबने, जहां पर आप 1 फुट रखते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है, वो आपके सेंसर्स को रीड करता है। तो अगर तो सब कुछ ओके है, आप अगेन एग्जिट डोर पे जाएंगे, वो खुलेगा, आप बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिलिंग नहीं करी, क्या होगा, वो डोर ही ओपन नहीं होगा। और इन एनी केस अगर वो हो भी गया, वहां पर सारे सायरन है, वो बच जाएंगे, और उनके पास गार्ड्स तो है ना, लेकिन दूर है, वो आपको अगले पॉइंट पे क्या कर देंगे, रोक देंगे। अगर वो बेसमेंट में ऑपरेट कर रहा है स्टोर, तो आपकी लिफ्ट ही नहीं खुलेगी। इन एनी केस आप बिना पैसे दिए भाग नहीं सकते। तो वहां पर किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो ऑटोमेशन मोड में चल रहे हैं, सीधा जाओ सामान खरीदो, बाहर आ जाओ पेमेंट करने के बाद। ऐसी वहां की पूरी कंट्री चल रही है, बिकॉज वहां पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। और ये आगे इंडिया में भी होगा। कभी आप लोग दिल्ली मेट्रो में देखते थे टोकन देने वाले कितने लोग होते थे, देखते थे कि नहीं। अब क्या टोकन की विंडोज पे कोई आपको दिखता है, वो उन्होंने विंडोज ही क्लोज कर दी है। तो चाहे स्लोली हो, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी कहीं पर भी बढ़ रही है, वो आपको हर जगह पर इंपैक्ट करेगी, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमारी अकाउंटिंग में भी देखने को मिलता है। ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी उसी का रिजल्ट है। समझ में आया यहां पर हमको क्या करना होगा। यहां पर वो बोलेगा ए डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का है, बी किसी और चीज का, चलो जी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव
पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सर इस टॉपिक से तो हम बहुत अच्छे से फेवरेबल हैं और हमारा पूरा बचपन निकल गया पार्टनरशिप करते करते, पूरा बचपन ही हम पार्टनरशिप करते रह गए। पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़ते रहे। यस और नो? लेकिन यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक्स, वो तो आपको करना ही है। उसके बाद बेसिक्स में या मैं अलग अलग ही लिखवा देता हूं, गुडविल का पार्ट, एडमिशन का पार्ट, रिटायरमेंट, डेथ, ये तो आपके सब एक तरीके से बेसिक पार्ट में ही कवर होते हैं। एक्चुअल पार्ट जिसमें से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? डिसोल्यूशन। पढ़ा आप लोगों ने कभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, क्लोज डाउन हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो कैसे हम लोग उसके अकाउंट्स भी क्लोज करते हैं। कोई भी एंटिटी बंद का मतलब यह नहीं होता कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई पर्टिकुलर जो पर्सन उसको मैनेज करता था वो चला गया। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, आप लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा फाउंडेशन में, छोटा मोटा होता है कि नहीं होता? उसमें शायद आपने कोट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट बस्ट अ कंपनी। सुना होगा किसी ने? कोई बात नहीं, आगे पढ़ लोगे जब आप केस स्टडी वगैरह पढ़ोगे। अभी आप लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा ही नहीं है फाउंडेशन में। फाउंडेशन में था कि नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। तो आप वहां पर पढ़ोगे, बड़ी सारी केस स्टडीज आप लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर बस्ट करके बंद नहीं किया जा सकता। आपको उसकी अकाउंटिंग और उसके लीगल एस्पेक्ट को क्लोज डाउन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में बिजनेस क्लोज का मतलब होता है बैलेंस शीट को क्लोज करना, मतलब जितनी भी मेरी एसेट्स हैं उसको क्लोज करना, उसको बेच देना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, तब जाके मेरी अकाउंटिंग क्या होती है? खत्म होती है। और इसके बाद क्या होगा? डिसोल्यूशन के बाद लिखो सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस टू कंपनी। ये एक अलग पार्ट है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। एंड उसके बाद सेटलमेंट टू वेरियस पार्टीज। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गई तो आप अलग अलग पार्टीज को कैसे सेटल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। हाँ जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों ने बिजनेस चलाने के लिए अलग अलग जगह से पैसा उठाया। कहां से उठाया? कहां से उठा सकते हैं हम लोग पैसा? बिजनेस चलाना है, पैसा नहीं है, कहां से उठाएंगे? हाँ जी, बैंक से उठाएंगे। वेरी गुड। और कहां से उठाएंगे? शेयर्स, डिवेंचर से पैसे हम लोग उठा सकते हैं, मतलब मार्केट से उठा सकते हैं। हाँ जी, बिजनेस मेरा पहली बार स्टार्ट हो रहा है, अभी मेरे पास कोई एसेट नहीं है, मेरा बिजनेस ही पहली बार स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट हैव एनी एसेट। मैं बस सीएम में बनने के बाद मैंने सोचा चलो बिजनेस करते हैं, तो मेरे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है, मेरे पास तो डिग्री है और अब मैं अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। और कहाँ से मांगोगे? अच्छा, आपको छोटा सा बिजनेस करना होगा, आपको दिख रहा है कि मैंने अगर ये पैसे लगाए 50,000 रुपये तो मेरे को 50,000 का ही प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा कुछ आपके पास बिजनेस कुछ निकल के आया, तो आप 50,000 रुपये के लिए प्रैक्टिकली मुझे बताओ कहाँ जाएंगे? अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हम, एंजल इन्वेस्टर के पास चले जाओगे। यहाँ के आधे बच्चों को बेचारों को एंजल इन्वेस्टर का मतलब नहीं पता होगा, वो कहाँ से जाएंगे किसी एंजल के पास? मैंने बस 50,000 रुपये की रकम बोली, आपको 50,000 रुपये मिल गए तो आप 1 लाख रुपये कर सकते हैं, ये कन्फर्म है। पापा से मांगेंगे, ये है सच्चा आंसर। तो हमको बिल्कुल बच्चे बने रहना है। पहला आंसर तो ये पापा से मांगेंगे, पापा जितने दे पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो किसी दोस्त से मांगेंगे, उसको भी बोलेंगे भाई प्रॉफिट तो होगा और मैं तेरे को प्रॉफिट भी दूंगा, तू दे दे। ऐसे ही करेंगे ना हम लोग। शायद किसी रिलेटिव से मांग लें, भाई बहन से मांग लें, ऐसे ही होगा। हम सीधा थोड़ी बैंक पहुंच जाएंगे, और बैंक पहुंच भी जाएंगे, बैंक आपको किस बिहाफ पे पैसा देगा? बैंक आपको किस बिहाफ पे पैसा देगा? ये बोलोगे मैंने सीएमए फाउंडेशन का पेपर क्लियर कर लिया है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, क्या वो दे देगा इस बेस पे? नहीं देगा। तो हम अपने आस पड़ोस वाले से मांगेंगे, शायद किसी नेबर से भी मांग ले, ऐसे ही होगा। और उसके बाद हम बैंक से मांगेंगे जब ज्यादा पैसा चाहिए, शेयर्स लेंगे, डिबेंचर्स लेंगे, और भी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांग सकते हैं, ऐसे ही होगा। अब ऐसी खबर फैल गई है, आपके हाव भाव से ऐसा लगता है
क्योंकि जिनको आपने पैसे देने का कमिटमेंट किया था वो आप टाइमली नहीं दे पा रहे। अब आप टाइमली नहीं दे पा रहे तो अब आपके बारे में लोग बातें बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आपने नेबर से भी 4-5 पड़ोसियों से पैसा लिया था, रिश्तेदारों से भी लिया था, मम्मी पापा से भी लिया था, बैंक से भी लिया था, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था। ओके, सबसे लिया था। कुछ आउटसाइडर पार्टियां हैं, कुछ आपके घर के लोग हैं, आपने अपने रियल ब्रदर से लिया था, रियल सिस्टर से लिया था। इन सबसे तो हम लोग पैसे फंडिंग को मैनेज करेंगे। अब आपकी नैया डूबने के रास्ते पे है और सब लोग अपने पैसे मांग रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़े थोड़े फंसे हुए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। सबसे पहले किसको पेमेंट करोगे? पापा मम्मी को करोगे, भाई बहन को करोगे, कि बाहर के लोगों को करोगे? ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? पापा मम्मी तो आपके लिए सबसे प्यारे हैं, उनको सबसे, उसको बाद में करोगे, बाहर वालों को पहले करोगे, ऐसा क्यों? रीजन चाहिए मुझे। हाँ जी, बाहर वाले केस कर देंगे आपके ऊपर। अच्छा, मारने लग जाएंगे कि रास्ते घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पापा मम्मी तो क्या ही करेंगे, थोड़ा बहुत सुना देंगे, मारेंगे तो नहीं कम से कम, या मार भी देंगे तो प्यार वाला मारेंगे, नुकसान पहुंचाने वाला तो काम नहीं करेंगे। लेकिन बाहर वाले क्या करेंगे? बातें बनाएंगे। चाहे थोड़ा सा पैसे ही उनका रहता हो, 50 लोगों को और भी बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे, मिर्च मसाला लगाकर, कि इतने पैसे मेरे लिए थे, दिए नहीं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, कहानियां बनाएंगे। आपकी रिस्पेक्ट खराब होगी, आपकी रिस्पेक्ट भी जाएगी। जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक है, बाकी हैं, वो तो स्ट्रिक्टली आपको वार्निंग देंगे, चाहे लेटर ही भेजें, और उनके पास केस करने का भी राइट है। तो वहां से फंसते हुए नजर आओगे आप, घर से नहीं फंसोगे। तो वही हमको सेटलमेंट करनी है वेरियस पार्टीज को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, कि जो आप पार्टनरशिप फर्म में बचा कुचा पैसा है वो कैसे कैसे देना है। सबसे पहले किसको दें, फिर किसको दें, फिर किसको दें, और एंड में बेचारे पार्टनरों के लिए कुछ बचे तो उनको भी कैसे कैसे दें। तो जो हम अपनी आम बोलचाल में सीखते हैं वही हमारी अकाउंटिंग हमसे करवाती है। अकाउंटिंग बिल्कुल भी अलग नहीं है। आपने भी यहां पर ये बोला कि पापा मम्मी को, भाई बहन को सबसे बाद में देंगे, क्योंकि उनकी चिंता नहीं है। उनको नहीं भी मिलेगा तो घर की बात है, घर में रह जाएगी, ज्यादा उसके लिए ढिंडोरा नहीं पीटा जाएगा। पापा मम्मी हमारे बारे में बाहर तो कुछ गलत नहीं बोलेंगे, घर में चाहे पूरे दिन बोलते हो, लेकिन बाहर तो हमारी बुराई नहीं करने वाले। तो यही हमारी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी ऐसी चलती है। सबसे पहले हमें बाहर वालों को चुप कराना है पैसे देके। अपने पैसे तो पकड़ो, कोई फालतू नहीं बोलेगा हमारी फर्म के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपस में पार्टनर को किस रेशियो में मिलेगा, किस रूल के हिसाब से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये टॉपिक है हमारे लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट। बात समझ में आती है? अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आओ जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टॉपिक नंबर 13, द लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग, हाँ जी, सब लोगों ने लीज एग्रीमेंट नाम का वर्ड सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? लीज क्या होती है? सुना है किसी ने वर्ड लीज? ये पर्टिकुलर जगह किसी ने लीज पे ली हुई है, शायद मूवीज वगैरह में लीज वर्ड आपने सुना हो। लीज और रेंट में जनरली फर्क क्या होता है? रेंट पे भी ली हुई है या लीज पे भी ली हुई है? क्या लीज में आपको ओनरशिप मिल जाती है? नहीं मिलती, तो वो तो रेंट ही हो गया। तो फिर रेंट तो एक नाम चल ही रहा था, ये लीज नया नाम क्यों लेके आए? देखो, अगर हम कोई जगह रेंट पे लेते हैं, हमने एक जगह ली रेंट पे, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के एक अच्छी लोकेशन पे हमें जगह मिली, हमने सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या जैसी जगह है उसी पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा या उस पर कुछ काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाना पड़ेगा। ओके जी, उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा जो बिजनेस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैकडोनाल्ड्स का स्टोर कहीं पर भी हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जहां पर भी आप घूमे हैं, बाहर भी कहीं जाते हैं, आपको मैकडोनाल्ड तो दिख ही जाता है। और इंडिया ही छोड़ दो, इंडिया के बाहर भी जाओगे वहां पर भी मैकडोनाल्ड है। क्या उनका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है हर जगह, या एक सिमिलर वे में बनता है, एक प्रॉपर थीम वे में बनता है, एक ही वे में बनता है? आप दूर से पहचान सकते हो कि ये मैकडोनाल्ड है और यहां पर ये चीजें मिलेंगी, केएफसी का उसके हिसाब से बनेगा, और सबका डिफरेंट डिफरेंट है। मैकडोनाल्ड हम सोचते हैं तो आपको एक एम सा दिखता है कि नहीं दिखता? ओके, तो हर किसी का एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो उसको डेवलप करने में, बनाने में ही बहुत खर्चा आ जाता है। और अभी तो आपने उसको सेट किया, बनाया, लोग धीरे धीरे जानने लगे कि यहां पर भी मैकडोनाल्ड का स्टोर ओपन हो चुका है, हम कभी जा सकते हैं।
और ये सोचते सोचते ही आपके 11 महीने 12 महीने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और आपके ओनर ने बोला भैया अब मुझे आपको जगह नहीं देनी, हमारा एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट खत्म होता है, आप कहीं और देख लो, मुझे तो यहां पर अपना बिजनेस करना है। क्या आपका कुछ फायदा हुआ ऐसी जगह पर काम करके? अभी तो लोग आपको देखने ही लगे थे, जानने पहचानने लगे थे, और सिग्नल आ गया कि बिजनेस बंद करो और कहीं और खोलो। और कहीं और भी खोलेंगे तो वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी कहेगा 1 साल बाद 2 साल बाद निकलो मुझे कुछ और करना है, या किसी ने अगर ज्यादा रेंट की बात करी उसको दे देगा। तो मैं बिजनेस तसल्ली से कर कैसे पाऊंगा? और खरीदने का मेरा लेवल नहीं है कि इतने करोड़ों की जगह मैं बाय करूं। मतलब जिसके पास क्या अपनी जगह नहीं हो करोड़ों की, तो क्या वो बिजनेस ही नहीं कर सकता? आंसर इज नो, वो बिजनेस कर सकता है। तो वो जगह किस पे लेगा? वो जगह लीज पे लेगा। जितने भी जनरली बैंक्स होते हैं, क्या वो जगह उनकी ओन्ड होती है? नहीं होती, वो लीज पे होती है, वो रेंट एग्रीमेंट पे नहीं होती। रेंट एग्रीमेंट यूजुअली 1 साल और मैक्सिमम 3 साल तक के बनते हैं। क्या आपने कोई बैंक देखा जो 3 साल के बाद ही गायब हो गया? बल्कि आप तो देखते होंगे सालों साल जो आपका लोकल पर्टिकुलर बैंक है वो तब से वही है और आज तक वही है। क्योंकि वो किस पे होते हैं? लीज एग्रीमेंट्स बनते हैं 20 साल के, 50 साल के, 99 ईयर्स के, इतने बड़े बड़े लीज एग्रीमेंट्स बनते हैं। तो उन लीज एग्रीमेंट के लिए जो जगह लेता है उसको क्या देना पड़ता है? ओनर को लीज रेंट देना पड़ता है। उस लीज रेंट की कैसे हमको अर्निंग रिकॉर्ड करनी है, कैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, दोनों पार्टीज की बुक में हम लोग कहां सीखेंगे? इन द टॉपिक लीज अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, जिसमें आपको 2 पार्टीज की बुक, और 2 पार्टीज का नाम क्या होता है? लेसर एंड लेसी। आप लोगों ने लॉ में देखा होगा हर जगह ऐसी 2 पार्टी होती है, प्रोमिसर प्रोमिसी, ऑफरर ऑफरी, और कौन कौन सी पार्टी आप लोगों ने पढ़ी? कंजाइनर कंजाइनी हमने अकाउंट्स में पढ़ी, बेलर बेली पढ़ी होगी, प्लेजर प्लेजी पढ़ी होगी। तो सारी पार्टीज ऐसी ही होती हैं। एंडोर्सर एंडोर्सी, इसलिए यहां पर क्या पार्टी होंगी? लेसर एंड लेसी। उनकी बुक्स में आपको एंट्री करनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक के बिना सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर ही नहीं बनता, और काफी अच्छे खासे मार्क्स ये टॉपिक कैरी करता है। नेम ऑफ द टॉपिक इज ब्रांच अकाउंटिंग। और आज के टाइम पे ये टॉपिक की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जरा सा हल्का सा थोड़ा सा ही किसी का बिजनेस चलता है, वो अपने बिजनेस की क्या खोल देता है? एक और ब्रांच खोल देता है। बहुत कॉमन सी बात है ब्रांच खोलना। एक उसका स्टोर ईस्ट दिल्ली में, एक उसने स्टोर वेस्ट दिल्ली में खोल दिया, साउथ दिल्ली में खोल दिया, नॉर्थ दिल्ली में खोल दिया। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, लिखे होते हैं उनके पॉली बैग्स में हमारी ब्रांच कहां 4 जगह पर है, बल्कि बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी होती हैं। बैंक्स की भी हम बात करें तो जहां पर उसका एक एरिया ही खत्म होता है ना, प्रीत विहार की अलग ब्रांच होगी, निर्माण विहार एचडीएफसी बैंक अलग होगा, लक्ष्मी नगर में अलग होगा। ऐसे नहीं है कि प्रीत विहार की ब्रांच ही पूरी रोड पे चल रही है विकास मार्ग पे। हर छोटी सी जगह भी चेंज होती है, एड्रेस चेंज होता है, वो एक न्यू ब्रांच ओपन कर देते हैं। मैकडोनाल्ड की बात करें, केएफसी की बात करें, कोई भी आप ब्रांडेड आउटलेट की बात करो, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन क्या वो ब्रांचेस विद इन इंडिया ही होती हैं या विद इन स्टेट ही होती हैं? नो, वो तो इंटरनेशनल भी होती हैं, इंडिया के बाहर भी होती हैं। तो जब वो इंडिया के बाहर भी हैं तो आपको उनकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब वहां पर आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी उनको हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, द नेम ऑफ द ब्रांड इज हल्दीराम्स। सुना होगा सबने? क्या हल्दीराम की ब्रांच सिर्फ इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी है? उसकी ब्रांच यूएस में भी है, यूके में भी है, इंडोनेशिया में भी है, और ना जाने कितनी कंट्रीज में। लेकिन एक्चुअल में वो हल्दीराम्स का जो सेटअप है या हेड ऑफिस है वो कहां का है? वो दिल्ली का है। लेकिन उसने अपनी ब्रांच इतना बड़ा स्टैंडर्ड बना दिया कि इंडिया के बाहर भी खोल दी। उसको पता है हमारे भारतीय विश्व में हर जगह फैले हुए हैं, या फैले नहीं हुए तो यहां के लोग भी उठ उठ के वहां घूमने जाते हैं, या वहीं पर कईयों के सेटअप है। तो मेरे को वहां से भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। जब वहां कोई लोग जाएंगे और मेरे ब्रांड को देखेंगे तो अपने आप ही उनको इंडिया टू इंडिया कनेक्शन होगा, और उनको दिखेगा भाई मेरा इंडियन फूड तो मुझे यहां पर भी मिलता है, जो कि एक ब्रांडेड फूड है, तो वो पक्का मुझे वहां से सेल मिलेगी। और मैं यहां पर बैठा हुआ दिल्ली में अकाउंटेंट हल्दीराम्स का, जब मुझे अकाउंटिंग करनी होगी तो मुझे बताओ, क्या मुझे विद इन इंडिया वाले ही सारे आउटलेट की अकाउंटिंग करनी है, या फिर जो हमारे आउटलेट इंडिया के बाहर है मुझे उसकी भी अकाउंटिंग करनी है? क्या मैं जितने भी आउटलेट हैं 100+ सबकी 100+ बैलेंस शीट बनाऊंगा, या बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी?
बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी। अब वो एक बैलेंस शीट बनानी बड़ी मुश्किल है। बैलेंस शीट बनेगी कंपनीज एक्ट 13 ऑफ इंडिया के हिसाब से, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है, दिल्ली में है। तो बैलेंस शीट इंडियन रुपीस में बननी चाहिए, या यूके पाउंड में बननी चाहिए, या यूएस डॉलर में बननी चाहिए, या इंडोनेशिया रुपया में बननी चाहिए, या किसी कैनेडियन डॉलर में बननी चाहिए। किस करेंसी में बननी चाहिए? इंडियन रुपीस में बननी चाहिए। जब मैं कॉल करूंगा अपने यूके वाले हल्दीराम्स पे, तो वो मुझे जितनी सेल हुई वो रुपीस में बताएगा या पाउंड में बताएगा। उसको वहां पर कस्टमर पाउंड दे रहे होंगे या गांधी जी वाले इंडियन रुपीस दे रहे होंगे, पाउंड दे रहे होंगे। यूएस कॉल लगाऊंगा तो वहां पर उसको यूएस डॉलर मिल रहे होंगे या इंडियन रुपीस मिल रहे होंगे, डॉलर मिल रहे होंगे। तो वो तो डॉलर में, वो पाउंड में, वो किसी और करेंसी में अपनी सेल्स बताएगा। और मैं बेचारा यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ अकाउंटिंग कैसे करूंगा? क्या मैं बैलेंस शीट में कॉलम्स बना दूंगा, रुपी इतने हैं, डॉलर इतने हैं, पाउंड इतने हैं, या फिर मुझे सब कुछ ही रुपी में चाहिए होगा? तो जब मुझे सब कुछ ही रुपी में चाहिए होगा तो मुझे उन करेंसीज को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इन माई ओन करेंसी, दैट इज इंडियन रुपीज। तो मुझे देखना पड़ेगा पाउंड का रेट क्या चल रहा है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, और कोई पर्टिकुलर डॉलर है उसका रेट क्या चल रहा है। जापान में मेरा आउटलेट है तो येन का रेट क्या चल रहा है। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। कुवैती दिनार एक करेंसी है, उनका क्या रेट चल रहा है, वो कुवैत, सऊदी अरेबिया वगैरह में यूज होती है। तो मुझे हर एक करेंसी का भी एक्सपोजर होगा इस टॉपिक से, और मैं देख पाऊंगा कि अगर मेरा कोई क्लाइंट ऐसा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है आज के टाइम पे, आपका थोड़ा सा ब्रांड चलता है, आप अपने ब्रांड को ग्लोबल बना देते हैं। और ग्लोबल बनाने के लिए आपको वहां पर जाना जरूरी नहीं है, आप वेबसाइट के साथ भी ग्लोबल बना सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो हर जगह ऑपरेट करती है। नहीं तो वहीं के किसी बंदे को जो ट्रस्टेड हो, कोई आपका रिलेटिव वहां रहता है, उसी को बोलेंगे मैं यहां से सामान भिजवाता रहूंगा तो वहां से ऑपरेट करता रहियो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, और आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल बन जाता है। और दूसरी बात, आपका इंडिया का भी बिजनेस बहुत तेजी से शूट अप होता है, क्योंकि इंडियंस को वैसे ही पता चलना चाहिए कि ये ब्रांड की ग्लोबल रीच भी है। जब आप अपनी पॉली बैग में, अपनी वेबसाइट में, अपने स्टोर्स में दिल्ली के लिखेंगे वी आर सिचुएटेड एट यहां, और साथ में लिखेंगे लंदन या न्यूयॉर्क या कुछ और, अपने आप आपके प्रोडक्ट की क्या बन जाएगी? वैल्यू बढ़ जाएगी। आप हल्दीराम्स की वेबसाइट पे जाओ, आप हल्दीराम्स के स्टोर पे जाओ, ये उन्होंने जरूर लिखा होता है कि वो कहां कहां पर है। इसलिए अकाउंटिंग ऐसी नहीं होती कि एक वो क्लासरूम में ही सारी नॉलेज मिलके हम काम कर सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आप यहां से बाहर जाते हैं, 10 चीजें देखते हैं, तो सोचो इसका अकाउंटेंट बेचारा कैसे अकाउंटिंग कर रहा होगा, उसको क्या दिक्कतें आ रही होंगी, क्या वो हमारे कोर्स में पढ़ाई जा रही हैं? अगर नहीं पढ़ाई जा रही तो हम अपने सर से पूछेंगे, और मेरे से आप वो क्वेश्चन पूछो। अब वो जो जहां पर अकाउंटेंट बैठा हुआ है दिल्ली में हल्दीराम का, उसको सारे आउटलेट की अकाउंटिंग करनी है कंसोलिडेटेड लेवल पे, मतलब इकट्ठे लेवल पे, और जो भी उसका रेवेन्यू या एक्सपेंस आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, उनको क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्ट करेंगे इन अवर ओन करेंसी, इंडियन करेंसी। तो आप लोग उसको आगे डिटेल में देखोगे, जो भी हमको करेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डॉलर के और पाउंड के। यूरोपियन कंट्रीज में क्या चलता है? यूरोपियन नेशंस है जितने भी, वहां पर यूरोस चलते हैं, तो उसका सिंबल ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है जो हमारे इंडियन रुपी है, एंड उसी के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चीजें आप नहीं संभालोगे क्लाइंट्स के लिए तो और कौन सा प्रोफेशन है? तो आपको ये भी बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जिनकी ग्लोबल रीच है। बर्गर किंग आपने नाम सुना होगा, वो भी ग्लोबल रीच करता है, उसके भी बहुत सारे कंट्रीज में आउटलेट है। आप आज के टाइम में जितने भी गारमेंट्स के जो ब्रांड पहनते हैं, आयरनी की बात यह है कि गांधीनगर आप लोगों ने सुना होगा एशिया की नंबर 1 गारमेंट्स मार्केट है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे ब्रांड हैं जो आउट ऑफ इंडिया वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फॉरेन ब्रांड्स की बात करें तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आके क्या करते हैं? अपना बिजनेस करते हैं, सामान बेचते हैं। जितने भी वो सब बिजनेस चल रहे हैं वो ब्रांच अकाउंटिंग के थ्रू ही चल रहे हैं। डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 15th, इंश्योरेंस क्लेम्स। वेरी 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 डिफरेंट टॉपिक। इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब, आपने अगर अपने बिजनेस में अपनी एसेट्स को इंश्योर करवाया है, या फिर आपने स्टॉक को इंश्योर करवाया। स्टॉक भी तो खराब हो सकता है, जल सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अच्छा, कैसे कैसे हमारे बिजनेस के एसेट या स्टॉक खराब हो सकते हैं?
क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमारा हमको उसकी इंश्योरेंस करानी पड़े? हम क्यों कराते होंगे अपने बिजनेस की एसेट्स की इंश्योरेंस? फायर लग सकती है, आप कई बार सुनते हैं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी दुकान जल गई, चोरी थेफ्ट हो सकता है, वेरी गुड, और क्या हो सकता है? सुनामी टाइप कोई बड़ा ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, वो तो पूरी पूरी जगह बहा के ले जाती है, तो हमारी दुकान क्या चीज़ है, तो भी नुकसान हो सकता है। और क्या हो सकता है? हाँ जी, पैसेज ऑफ टाइम से हमारे नहीं, इंश्योरेंस नहीं होती, वो तो डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन की कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती, वो तो होगा ही होगा। इंश्योरेंस उसकी होती है जो शायद हो और शायद ना हो, जो पक्का हो उसकी कभी कोई इंश्योरेंस नहीं करा सकता। क्या आप इंश्योरेंस करा सकते हैं अपनी एज की? मैंने अपनी एज की इंश्योरेंस करा ली भाई, आज जो दिखता हूं 20 साल भी ऐसे दिखूंगा, बताओ कितना प्रीमियम चाहिए, मेरी एज रोक लो, कोई रोक सकता है? वो नहीं कोई करा सकता। लेकिन मैं मेडिकल इंश्योरेंस करा सकता हूं कि बीमार हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता। अगर हो गया तो कवर है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। तो ध्यान रखना है सब लोगों ने, इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस हमेशा के लिए सिर्फ उसी चीज की होगी विच इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट विच कैन हैपन और विच कैन नॉट हैपन। जो चीज पक्का पक्का है होगी ही होगी, या जो चीज पक्का पक्का है हो ही नहीं सकती, उनकी कभी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। जो चीज कभी हो ही नहीं सकती उसका भी इंश्योरेंस का तो पहली बात मतलब ही नहीं है, फिर डर ही क्या जब ये चीज हो ही नहीं सकती। और जो चीज पक्का ही होगी उसकी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। इंश्योरेंस किसकी होगी? जो शायद हो जाए, शायद ना हो, वी कैन नॉट से। और हालांकि आज की बात करें तो छोटी से लेके बड़ी हर चीज की इंश्योरेंस पॉसिबल है। ओके जी, तो यहां पर आप मुझे बताओ बिजनेस की किन किन चीजों की हम इंश्योरेंस करा सकते हैं? जो चीजें बता दी वो तो पता चल गई मुझे, रीजंस पता चल गए। अब इंश्योरेंस हो भी किस किस चीजों की चल सकती है? स्टॉक की इंश्योरेंस हो सकती है, स्टॉक बड़ा महंगा है, ज्वेलरी का मेरा बिजनेस है, वो सारा मेरा स्टॉक ही तो है, चोर घुस गए तो सारी ज्वेलरी लेके चले जाएंगे, तो मुझे बहुत डर है, मैं इंश्योरेंस कराऊंगा। और वर्कर्स का इंश्योरेंस होगा। भैया वर्कर हमारे लिए सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्स एसेट है। आप जिस दिन अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे पहले दिन ही आपका कंपनी आपका इंश्योरेंस कराएगी। फिर इन केस कुछ हो भी जाता है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपका अच्छा खासा इंश्योरेंस अवेलेबल है, आप किसी भी जगह जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वर्कर्स का भी इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता है। और किसका बिजनेस में इंश्योरेंस हो सकता है? हाँ जी, व्हीकल्स का। मेरा ऐसा बिजनेस है जहां पर मेरे को अलग अलग कार्स की या गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस है, सुना है आपने कभी बिजनेस? ये क्या करते हैं लोग? हाँ जी, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको अपना घर शिफ्ट करना है, वो पुराने वाले जमाने चले गए कि खुद से पैकिंग कर रहे हैं, ढंग से हो भी रही है नहीं भी हो रही। पहले आप सुनते थे कि एक घर से दूसरे घर चेंज करने में कितना सामान खराब हो जाता है, अब ऐसा नहीं होता। वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आपके घर पे आएंगे, आप आराम से टीवी देखो, जब तक टीवी नहीं उतार रहे तब तक देख सकते हो, और बाकी सारा सामान वो अच्छे से पैक करेंगे, थर्माकोल लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और वो आपका सामान जहां आपको लेके जाना है आराम से लेके जाएंगे। इन केस आपका सामान कुछ नहीं मिलता, वहां पर कुछ आपकी काउंट टैली में कम होता है या कोई सामान खराब हो जाता है, उसकी भी गारंटी किसकी होगी? उस मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी की होगी। आपको कुछ नहीं करना, वो मान लो आपके लिए 5-6-10 घंटे छुट्टी के हैं, नहीं तो हमारे लिए वो कितना टेंशन का काम होता है कि आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे रेंट का, तो सारा सामान पैक करो, सब परेशान हो गए, बच्चे स्कूल से छुट्टी लेंगे, हम काम से छुट्टी लेंगे, काम ही नहीं कर सकते नहीं तो। लेकिन अब आपको कोई टेंशन नहीं है, वो कंपनी के 10 बंदे 5 बंदे आएंगे, सब वो करेंगे तसल्ली से, एक एक चीज प्रॉपरली उतारेंगे, उसको रखेंगे, और उसके बाद वो उसको लेके जाएंगे। अगर टीवी भी लेके जा रहे हैं उनके पास वो टीवी का बॉक्स होना चाहिए इनकेस आपका खो चुका है तो, और वहां पर वो एज इट इज इंस्टॉल भी करेंगे, उसके लिए वो पैसे लेंगे, वही उनका बिजनेस है, तो वो भी टेंशन नहीं है। और मुझे बताओ जी, और किन चीजों की इंश्योरेंस हो सकती है? पूरी बिल्डिंग की हो सकती है भाई, अर्थक्वेक आया बिल्डिंग की पूरी खत्म हो गई, मेरा इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का बना हुआ, लैंड तो रहेगी हमेशा मेरे पास, वो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन बिल्डिंग की पूरी खत्म हो गई तो मैं, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड 1 वाली, देखी थी सब लोगों ने? वहां पर कुछ ऐसे ही था, वो उसकी शॉप टूट जाती है तो वो पूरा केस स्टार्ट हो जाता है, वो कहता है भाई किस पे केस करूं, इंश्योरेंस कंपनी पे करूं? इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं थोड़ी भूकंप लाई हूं। तो उन्होंने कहा भूकंप कौन लाया है? तो उन्होंने कहा भूकंप गॉड लेके आए हैं, तो भगवान के ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम हर चीज के लिए एलिजिबल हैं एक्सेप्ट एनीथिंग डिस्ट्रक्शन ए क्रिएशन बाय गॉड।
वो उनके क्लॉज में लिखा हुआ था। तो भाई ये तो गॉड ने किया ना अर्थक्वेक, किसी मैनुअल अर्थक्वेक आते हैं क्या? मेरा मन कर रहा है यहाँ मैं दिल्ली में अर्थक्वेक ले आऊँ, क्या मैं ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। क्या कोई पॉलिटिशियन ला सकता है कि उसके पास पावर थी उसने अर्थक्वेक कर दिया? वॉर तो कर सकते हैं पॉलिटिशियन मिलके, कि किसी कंट्री का अभी हुई थी, आप लोगों ने देखा, अभी तक वो चली रही है 1 साल से, पता नहीं, वो इजराइल में जो वॉर चल रही है, खत्म हो गई है, चल रही है वो इतने टाइम से, आप लोग पढ़ रहे हैं उसको, तो वो एक मैनुअल इंटरवेंशन से होती है। लेकिन अर्थक्वेक, सुनामी, ये तो नहीं आ सकते। ओके जी, तो इसके लिए अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है तो वो चीज, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज विच यू कैन डू इन योर बिजनेस। लेकिन यहां पर हमको सिर्फ 2 तरह की इंश्योरेंस पढ़नी है। हमारे कोर्स को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ, नहीं तो कितना पढ़ोगे? सिर्फ 2 तरीके की इंश्योरेंस को, उसको लिख लो, 2 तरीके के लॉसेस को। वन इज लॉस ऑफ स्टॉक, और दूसरी ऐसी टर्म जो आपको लिख के पढ़ के समझ ही नहीं आएगी और उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, उसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या नाम हुआ? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस भी प्रॉफिट भी। पहली टर्म तो सबको पढ़ते ही क्लियर हो गई। लॉस क्या हुआ? स्टॉक। तो देखेंगे स्टॉक के हिसाब से कैसे इंश्योरेंस क्लेम हमको देना है। पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना स्टॉक था, कितने रुपए का स्टॉक था, कुछ कुछ ऐसे करके निकाल लेंगे। लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, तो निकालना तो भूल ही जाओ। व्हाट डज लॉस ऑफ प्रॉफिट मीन्स? समझ आ रहा है किसी को पढ़ के? किसी को आ रहा है तो बताएंगे, शेयर करेंगे अपना व्यू। बताओ जी। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई और हमारा प्रॉफिट कम हो गया। नहीं, वो तो हम लॉस ऑफ स्टॉक में ही कंसीडर करेंगे उसको। हाँ जी बोलो। देखो ये तो यूजुअल कोर्स है। जब आप बिजनेस में आए थे ना, तो आप बचपन में क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में डेफिनेशन पढ़ के आए थे, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल, इट कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। उसके बाद आप उसके लिए इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। बिजनेस की तो वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ही है, बिजनेस का मतलब ही वो है, तो उसकी क्या इंश्योरेंस करा रहे हैं? अगर आपको लॉस का डर था तो जॉब करते, किसने मना किया था? बिजनेस में आना ही प्रॉफिट के लिए तैयार होना, लॉस के लिए तैयार होके मेंटली आए हैं। अब सीएमए में क्या सोच के आए हैं आप कि हमेशा ही क्वालिफाई होंगे, ऐसा 100% जरूरी है? क्या पता कभी ना भी हो। एक माइंडसेट में थोड़ा सा एरिया है हमारे पास जो कहता है भैया ये ऐसा कोर्स है जिसमें जरूरी नहीं है कि हर बार पास 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 ही हुआ जाता है। अभी स्कूल एजुकेशन में कभी माइंड में ऐसा नहीं आता था कि 5th क्लास में है तो 6th में आएंगे, पास होंगे कि नहीं। कभी आया? कभी नहीं आया। ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस कोर्स की, और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते ही हैं, आप लोगों ने सुना होगा। उसकी क्या हम इंश्योरेंस कराएंगे? आप सुनो जो मैं आपको कहना चाहता हूं। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब, मेरा बिजनेस था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था, और मेरे बिजनेस में क्या हुआ? फायर लग गई। फायर लग गई तो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। बहुत अच्छे से मैंने सब बनाया हुआ था, बड़ा हाई क्वालिटी पेंट था, बहुत फ्लोरिंग बहुत अच्छी थी, बहुत चीजें थी। तो मेरी एसेट्स भी खराब हुई, प्रोजेक्टर हमारा जल गया, सिस्टम खराब हो गया, एसी खराब हो गए। मान लेते हैं हमारे पास स्टॉक भी कुछ रहता था, वो भी खराब हो गया। स्टॉक का मैं करवा लूंगा लॉस ऑफ स्टॉक में इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एसेट्स में करा लूंगा, ऑलरेडी इंश्योर्ड होगा, एसी प्रोजेक्टर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे को दिक्कत क्या है? ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं, मतलब होना तो नहीं चाहिए, बस मान ही रहे हैं, कहीं आप सोचो कि सर ऐसे हो गया फिर क्या होगा। जस्ट टेक हाइपोथेटिकल एजम्पशन, अगर क्लासरूम में फायर लग गई, ओके, क्या कल से आ जाओगे पढ़ने? फायर आज लगी है, कल से आ जाओगे? आ सकते हो पढ़ने? हमको तो कुछ नहीं हुआ, वी आर सेफ, बट कैन वी स्टडी हेयर? क्यों नहीं आ सकते? सारा सामान जल चुका है। कब आओगे? परसों आ जाओगे? नया सामान आ जाएगा। सिर्फ सामान आने से आ जाओगे? शायद बिजली के कनेक्शन भी खराब हो चुके होंगे, शायद सारा पेंट, क्या काला काला पेंट होगा, बैठने का मन करेगा? नहीं करेगा। सब गंद पड़ा होगा तो भी बैठ पाओगे? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा ठीक कराना पड़ेगा, सामान भी सारा नया लाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये सब करने में 1-1.5 महीना लग गया। नॉर्मल सी बात है कि नहीं है? कोई बड़ा शोरूम जल गया तो 1-1.5 महीने से पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं होगा, अलमीराज बनती हैं, काउंटर्स बनते हैं, बहुत चीजें बनती हैं, सब खत्म हो गया। तो मैं क्या वो 1.5 महीने या 2 महीने मान लेते हैं, 2 मंथ्स तक खाली हो गया कि नहीं हो गया? मेरी कमाई उसी दुकान से चलती थी या कुछ और करता था, वही दुकान से चलती थी।
तो वो 2 महीने मेरा काम ना कर पाना, काम ना कर पाने की वजह से वो सेल ना होना, वो सेल ना होना की वजह से वो प्रॉफिट ना होना, उस प्रॉफिट का मैं इंश्योरेंस कराता हूं। लॉस ऑफ किस चीज का? प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट हो सकता था क्योंकि फायर लग गई और नहीं हुआ, मुझे उस प्रॉफिट का क्लेम चाहिए, नहीं तो मेरे घर के खर्चे कैसे चले। समझ में आई इस टर्म की डेफिनेशन, इस टर्म का मीनिंग? लॉस ऑफ प्रॉफिट, कमाने का लॉस हो गया, जो कमा सकता था वो नहीं कमा पाया क्योंकि फायर लग गई थी। गॉट इट एवरीवन? इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम सीधा हेडिंग से टॉपिक स्टार्ट कर दें, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको पहले अपने सिलेबस के सारे कंटेंट का मतलब पता होना चाहिए, हमको इस कोर्स में क्या नई नई चीजें पढ़ाई जाएंगी और क्यों वो चीजें बीइंग अ सीएम में हमारे लिए जरूरी होने वाली है। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक की बात करें तो लास्ट ही टॉपिक है, दैट इज हायर परचेज। हायर का मतलब क्या होता है? हायर का मतलब होता है कोई चीज किराए पे लेना, हायर कर लेना। आप कैब हायर करते हैं ना, तो क्या कैब खरीद लेते हैं आप, या बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सर्विस लेते हैं? खाली सर्विस लेते हैं, उसके बाद पैसे दे देते हैं, कैब वाला अपने घर, आप अपने घर। तो हायर पे परचेज करना, सर ये बात हमें जमी नहीं। पहला वर्ड बता रहा है कि किराए पे चीज लेना, अगला बोल रहा है कि खरीद लेना। इसका क्या मतलब हुआ? तो एक अलग टाइप ऑफ बिजनेस चलता था कभी, अब तो वो उतना नहीं चलता क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया है इंस्टॉलमेंट बेस्ड सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? आज के टाइम में मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे हैं 30,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और हाथ में कौन सा फोन लेके घूम रहे हैं? आईफोन लेके। 1 लाख रुपए का। मेरे पास नहीं है, मेरी तरफ मत देखो, मेरा नॉर्मली फोन है। 30,000 40,000 रुपए कमा रहे हैं और 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं। कैसे ले पा रहे हैं? क्या पहले 30,000 रुपए से 5 महीने सेव कर रहे हैं और कुछ भी खा पी नहीं रहे, इकट्ठा करके ले रहे हैं, या कुछ और तरीका उनके पास? क्या तरीका उनके पास? इंस्टॉलमेंट बेस्ड सिस्टम है। 10,000 रुपए दे के आते हैं और नया फोन लेके आ जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो जब वो नया फोन लेके आते हैं 10,000 रुपए दे के, तो मुझे बताओ क्या वो उस 10,000 रुपए की पेमेंट पे ओनर या मालिकाना हक उनको मिल जाता है फोन के ऊपर? कि आप लोगों में से भी शायद कभी ना कभी किसी ने ईएमआई पे, इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज खरीदी होगी। तो जिस दिन आप खरीदते हैं कि आप मालिक बन जाते हैं उस चीज के? हाँ जी, नहीं बनते। नहीं बनते तो कब बनेंगे? जब तक फुल पेमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेंगे। कितने लोग कह रहे हैं सर हम मालिक नहीं बनते? रेस तो करो हैंड जब बोल रहे थे तो। और मेरे पास 2 ही ऑप्शन होंगे, मेरे को दोनों में सबके हाथ खड़े दिख जाने चाहिए, दोनों में से किसी में। जो कुछ भी नहीं करता, मतलब कहीं पे भी हाथ खड़ा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो एक्चुअल में भी कभी कुछ नहीं करता। इसलिए कुछ कर लेना, या तो पहले वाले में हाथ खड़ा कर लेना है, दूसरे वाले में। दोबारा से पूछ रहा हूं, क्या अगर हम लोग आईफोन 10,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट देके, या उसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, दे के घर ले आते हैं नया नया आईफोन, तो क्या हम उसके ओनर बन जाते हैं? यस और नो? और कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम तब तक ओनर नहीं बनते जब तक हम आखिरी इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुली नहीं पे करते। कितने लोग इसमें? ओके जी। सो द करेक्ट आंसर इज जिस दिन हम डाउन पेमेंट ही देते हैं और फोन ले आते हैं, हम उसी दिन उसके ट्रू ओनर क्या होते हैं? बन जाते हैं। उसी दिन हम बन जाते हैं। क्या वो आपको बिल उस दिन नहीं देता? क्या बोलता है सारी पेमेंट करोगे तब दूंगा? बिल पे आपका नाम नहीं लिखा होता? बिल्कुल लिखा होता है। तो आप उसी दिन उसके ओनर बन जाते हैं। चाहे आपने उसकी 5% पेमेंट करी हो, 10 करी हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप प्रोडक्ट को लेके आए हैं और उसने आपको अलाउ किया, डाउन पेमेंट दे, छीन के तो नहीं लाए ना, आप लेके आए हैं और आप उसी दिन उसके ओनर बन जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने पहले दिन चीज खरीदी, आप ओनर बन गए, आपने दूसरी तीसरी चौथी इंस्टॉलमेंट भी दी, अभी तो इंस्टॉलमेंट बहुत है, 20 इंस्टॉलमेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, आपके हो जाते हैं पैसे खत्म। अब क्या करेंगे? आप पैसे नहीं दे पा रहे, वो सेलर क्या कर सकता है? हाँ जी, नोटिस देगा वो आपको। ठीक है जी, आपके घर पे नोटिस आ गया, आप तभी भी नहीं देते, फिर क्या करेंगे? वो आपके घर पे आएगा, आप घूम रहे हैं बाहर फोन लेके, कहां जब्त करने आपके पीछे पीछे भागेगा? आप चले गए इंडिया के बाहर घूमने, आईफोन से फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वो कहां आपके पीछे पीछे आएगा?
पेनल्टी लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, सब लगा दिया। मान लेते हैं आपने उसको अब 80,000 रुपये वापस करने थे, बाकी वो दे चुका था, 80,000 का अमाउंट बढ़ा के उसने 1 लाख कर दिया, कर दे, कैसे लेगा? अपने पास से डिवाइस को बंद कर देगा। चलो ये तो वैसे तो ये भी नहीं करेगा, चलो मान लेते हैं कि वो डिवाइस बंद कर देगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने मोटरसाइकिल ले ली और मैं भाग रहा हूं लेह लद्दाख की सड़कों पर, क्या उसके पास कुछ कंट्रोल है कि वो मेरी बाइक को बंद कर देगा? मैंने बुलेट खरीद ली, रूल तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर चीज पे अप्लाई करे। मोबाइल पे कर रहा है, दूसरे पे नहीं कर रहा, फिर क्या रूल हुआ? मैंने टेलीविजन ले लिया, कहां से बंद कर देगा? और उसको क्या पता मैंने कहां पर लगाया? या मैंने कोई और ऐसी चीज ले ली जिसपे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैंने कार ले ली, कार में घुमा रहा हूं, कार तो पेट्रोल से चलती है, किसी के कंट्रोल से थोड़ी चलती है, वो कहां से मेरी कार को बंद करा देगा? और मैं नहीं दे रहा बाकी के पैसे, क्या कर सकता है वो? तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। ये तो अब आप बहुत ढीले पड़ गए, मतलब, और उसके पास कोई राइट नहीं है। केस कर सकता है, कौन सी कोर्ट में करेगा? कौन सी कोर्ट में केस करेगा? कहां केस करेगा? क्या उसकी केस की कोई सुनवाई होगी? हाँ जी, क्या उसके पास टाइम होगा आपके 50,000 रुपए के लिए कोर्ट के चक्करों में को? हाँ जी, प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा 50,000 रुपए के लिए? चलो मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, कर ले जब्त, मैं तो खुद किराए के मकान पे रहता हूं, कभी एक जगह पे कर ले, मेरा मालिक मकान बेचारा रोएगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी कैसे जब्त कर सकता है? नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू कि आज आप ऑर्डर करो मोबाइल फोन, डाउन पेमेंट दो और कल से भाग जाओ। ओके जी, मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन बता रहा हूं। खाली आपका क्या हो जाएगा, आपका एक स्कोर होता है जिसको हम लोग सिबिल स्कोर बोलते हैं, वो बहुत डाउन हो जाएगा और आपको आगे अब कोई चीज ईएमआई पे इजीली नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी शायद, जब तक आप या तो वो पेमेंट नहीं करोगे पुरानी, या आप कुछ और ऐसा क्रेडिट पे नहीं खरीदोगे जिसकी टाइमली पेमेंट करो। अभी तो आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली। तो ये 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए पेंडिंग रहने पे प्रैक्टिकली कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं ना, जो चीज आपको आगे देखने को मिलेंगी वो इसको विड्रॉ करेगी, बैड डेट में डालेगी, कुछ भी नहीं कर सकती अगर आपकी आखिरी की कुछ इंस्टॉलमेंट रहती है, कुछ भी चीज पेंडिंग है। बस वो आपका सिबिल का क्या हो जाएगा, स्कोर खराब हो जाएगा। सिबिल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका स्कोर देख के ही आपको नेक्स्ट सेलर फाइनेंस पे कोई चीज देता है, ईएमआई पे देता है, तो वो आपको मिलेगा नहीं। वो आपके पास एसेट आके ले नहीं सकता। अगर आपने टीवी बाय करा है, उसके पास पावर नहीं है कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और वो टीवी उठा के ले जाए, उसके पास नहीं है पावर। क्योंकि ट्रू ओनर कौन है? क्या वो है या आप हैं? आप हैं। तो वो खाली आपसे फाइनेंशियल चार्जेस ले सकता है, पैसे जितने मर्जी बढ़ाता रहे, बिल, इंटरेस्ट भी लगा दिया, पेनल्टी भी लगा दिया, नोटिस भी दे दिया, अल्टीमेटली वो सिर्फ आपसे मनी रिकवर करने की बात कर सकता है। वो टीवी आपसे नहीं ले सकता, ना मांग सकता है। उसका नोटिस ही गलत होगा अगर उसने ये लिख दिया कि आपने पेमेंट नहीं करी, मैं आपके घर टीवी लेने आ रहा हूं। वो आपसे क्या ले सकता है? सिर्फ पैसे, और वो भी अगर आप देने चाहें ऐसा नोटिस वो बना सकता है। ऑन द अदर एंड, ये जो हमने बात करी है इंस्टॉलमेंट सिस्टम की करी, जो आज के टाइम पे चल रहा है। ऑन द अदर एंड अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक की जो हमको एक्चुअल में पढ़ना है, हायर परचेज, ये थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर आप एक्चुअल में ट्रू ओनर कब बनते हैं? यहां पर आप ट्रू ओनर तभी बनते हैं जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट तक क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। ये इंडस्ट्री में जनरली हायर परचेज वर्ड चलता है, जो हम लोग नॉर्मली टीवी, स्कूटर, बाइक वगैरह में नहीं देखते। और यहां पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की पेमेंट नहीं करते तो सेलर के पास पूरा 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 राइट है किस चीज के लिए? आपके गुड्स को, आपकी एसेट को रीपोजेस करने का, जब्त करने का। अब वो आपके लोकेशन पे आगे जब्त कर सकता है, जो टॉपिक हमको पढ़ना है, जो हम लोग रेगुलरली सुनते हैं। इंस्टॉलमेंट पे उसने फोन ले लिया, कार ले ली, स्कूटी ले ली, बाइक ले ली, उसमें सेलर कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट आपके सिबिल स्कोर को खराब करने। तो आपको प्रैक्टिकली क्या चलता है, एकेडमिकली क्या है, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक इज जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बेसिकली अकाउंटिंग बेस्ड टॉपिक नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सुना हुआ सब लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? शॉर्ट में इसको प्यार से क्या बोलते हैं? एएस। अभी तक आप लोगों ने एएस के कुछ नंबर वगैरह सुने होंगे, लेकिन इसको पढ़ना भी होता है, ये आपको नहीं पता था, लेकिन इसको पढ़ना भी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि
हम लोग लाइफ तो अच्छे से जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? सब अच्छे से जी रहे हैं, पर लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो कैसे करनी चाहिए उसके लिए अलग अलग होली बुक्स में लिखा हुआ है। बट दैट डजेंट मीन कि अगर हमने अपने रिलीजन के हिसाब से वो बुक नहीं पढ़ी तो हम सब गलत ही काम कर रहे होंगे। आप में से कितने लोग हैं, बिकॉज हो सकता है सब अलग अलग रिलीजन के हों, अगर हिंदू हैं तो क्या उन्होंने गीता पढ़ी है या कुरान पढ़ी है या गुरबानी पढ़ी है? अगर सिख तो ऐसा सच कोई भी नहीं है, चलो जो भी जिसको भी मानता है, क्या आपने अपनी होली बुक सबने पढ़ी है? अगर हिंदूज की बात करूं तो वो भगवत गीता है या कुरान है या कोई भी और बुक, क्या सब लोगों ने पढ़ी है? किसी ने भी नहीं पढ़ी। पढ़ी आपने? रेज योर हैंड जिन्होंने पढ़ी है। मैं भी इसीलिए रेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी पढ़ी है, पढ़ी हुई है। कुछ बच्चों ने पढ़ी हुई है, मैक्सिमम ने नहीं पढ़ी। तो हम ये मान लें कि जो बाकी पीछे के बच्चे इन्होंने नहीं पढ़ी, ये सुबह से लेकर रात तक सारे गलत काम ही करते हैं, सारे उल्टे काम करते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि किस हिसाब से आपको पूरी लाइफ जीनी है। ऐसा मानना तो गलत हो जाएगा। ओके, वो बाय डिफॉल्ट ही अच्छे काम कर रहे होंगे। तो वही हमारी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाती है वो तो हम पढ़ रहे हैं 2-3-4 साल से, लेकिन ये चीज हम ऐसे करते थे, ऐसे ही ठीक मानी जाती थी, उसके बारे में लिखा कहां पर हुआ है? वो लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ये हमारी अकाउंटिंग की भगवत गीता या कुरान या बाइबल या गुरबानी है, जिसको भी आप मानते हो। सारे रूल्स इसके अंदर लिखे जा चुके थे, लेकिन हमने ये पढ़ने के बिना सीधा ही अकाउंटिंग करनी शुरू कर दी। अब आपको पता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या हम वो स्टेटमेंट की वजह से ऑनेस्टी अपनी लाइफ में लेके आते हैं? हमको वैसे ही ऑनेस्ट बनना है, हमको गलत काम नहीं करना। लेकिन वो क्यों गलत करोगे तो क्या गलत होगा उसके बारे में लिखा कहीं और हुआ है, तो हमने वो नहीं पढ़ा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अच्छे काम कर रहे हैं। सिमिलरली बाय डिफॉल्ट ठीक अकाउंटिंग कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, लेकिन अकाउंटिंग की हर छोटी छोटी बातें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई हैं। और जैसे भगवत गीता और बाकी चीजों के अलग अलग कुछ सेक्शंस कह सकते हो या कुछ पेजेस या कुछ चैप्टर्स होते हैं, यहां पर भी इसके अलग अलग नंबर हैं, AS1 AS2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये टोटल आज के टाइम पे कितने AS एक्टिवेट हैं वो हैं अप टू AS32। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 32 तक है। लेकिन सर क्या हमारे पूरे कोर्स में? आंसर इज नो। आपको इतने सारे नहीं पढ़ने, बीच में से कुछ कुछ विड्रॉ भी किए गए हैं, तो अभी तो वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो लिख लो। AS1 AS10 11 12 16 एंड 22, जो आपके इन टॉपिक से भी लिंक्ड हैं। अभी आपकी अकाउंटिंग खत्म थोड़ी हो गई, आपको ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है, फिर CMA फाइनल में भी अकाउंटिंग पढ़नी है, तो बाकी AS के नंबर वहां के लिए छोड़ दिए गए हैं। ओके जी, तो यहां से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको अलग तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। ओके, नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू इज, हु इज द पर्सन और एंटिटी हु मेक दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कौन है ऐसा पर्सन या एंटिटी जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है या बार बार जब चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी अपडेट करता है? कौन है ऐसा पर्सन? ICAI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जैसे आप लोग CMA बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे क्या बनने की तैयारी करते हैं? उनके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। ऐसे ही आपके भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आपको दिए हैं, जो आप लोग कहां पढ़ेंगे? जो आप लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? यस और नो? तो मैंने आज की क्लास में आपको पूरा सिलेबस बता दिया, एक एक टॉपिक, पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क के होंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, वो सब कुछ बता दिया। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है किस तरीके से पढ़ा जाएगा, और इसका स्कोप हमारे CMA बनने के बाद इतना ज्यादा क्यों है, क्यों बिना अकाउंटिंग के हम बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि यही अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा तो टैक्स निकलेगा, पैसा इकट्ठे करने की अकाउंटिंग आएगी तो ही फाइनेंस को मैनेज करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और तभी उसकी कॉस्टिंग कर पाओगे जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने होंगे। सारे प्रोफेशनल्स पहले ये बोलते हैं पहले आप अकाउंटिंग लेके आओ, तब हम बताएंगे कितना टैक्स बनेगा। ओके जी, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अ वेरी वेरी न्यू टॉपिक, जो आपके लिए आपके स्टार्टिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज सिंगल एंट्री, क्योंकि उसी में आप अकाउंट्स वगैरह बनाने सीखेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। और जिसको कोई भी डाउट हो किसी भी क्लास से रिलेटेड, वो क्लास के बाद मेरे से पूछ के जाएगा। आपको उसको प्रोक्रेस्टिनेट डिले नहीं करना, कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा तब पूछेंगे, कोर्स कंप्लीट होगा तब पूछेंगे, ऐसा आपको इंटरमीडिएट के अंदर नहीं सोच रखनी। जो भी डाउट है मेरे से सेम डे पे पूछने हैं। क्लास के बाद मैं रुकता हूँ, कहीं भाग के नहीं जाता, आपके बाद ही जाऊंगा, डोंट वरी। क्लास कैसे चलेगी, कितनी क्लासेस होंगी,
जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं वो सब चीज़ें आप लोग मेरे से क्लास के बाद पूछेंगे। ऑल राइट जी, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।